अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट विद द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह, द मोस्ट काइंड, द मोस्ट मर्सीफुल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव ज्यादा है, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव हमारे जो एबीजीज के हैं, ये आप देख रहे हैं कि एबीजीज का सैंपल लिया जा रहा है फ्रॉम विच आर्टरी? रेडियल रेडियल आर्टरी। ओके, ये क्या है? एबीजी इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये आपके टॉक्स में इमेज आ जाए, आइडेंटिफाई चले। एबीजी इंटरप्रिटेशन मशीन डिवाइस। डिवाइस। कोई अच्छा और वर्ड? एनालाइजर, एबीजी एनालाइजर, ये ठीक है। तो इंडिकेशन ऑफ एबीजीज, 4-5 इंडिकेशंस बता दें, क्यों करते हैं हम एबीजीज? टू नो द एसिड बेस डिसऑर्डर, वेरी गुड। और hypoxia, हाइपोक्सिया में क्या? ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन देखने के लिए। चलें ठीक है, एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो आप क्यों करेंगे एबीजी? उसका कार्बन डाइऑक्साइड देखने के लिए,
वेंट रेस्पिरेटरी एडजस्ट करने के लिए करेंगे। सर वेंटिलेटर वाले पेशेंट में बाद दफा सैचुरेशन डिटेक्ट नहीं हो रही थी, तब भी हम ईवीजीज करते हैं टू सी दी सैचुरेशन। ठीक है, और क्या, हम्म। और कोई इंडिकेशन, एनी अदर? टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर के लिए CO2 रोटेशन के लिए भी देख लेते हैं। और कोई? एन गैप निकालने के लिए सर बाद ईवीजीज में हमें इलेक्ट्रोलाइट्स में मिल जाते हैं, तो हम एन गैप निकाल सकते हैं इज देयर एनी रोल इन डीके? टू कंफर्म द डायग्नोसिस। इसके अलावा और आर्टेरियल पीएच। इसके अलावा हम रेस्पॉन्स कैसे देखते हैं डीके में, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, कि पेशेंट का फ्रैक्शनल मेटाबॉलिक यस, तो सिंपल मिक्स डिसऑर्डर वगैरह को देखते हैं, हो ठीक है। जाएगा ना उसमें। तो थेरापेटिक रिस्पॉन्स जो हम देखते हैं ना, हम्म। इंसुलिन हम दे रहे हैं, आपको पता है कि पीएच नॉर्मलाइज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए ना, ठीक है। उसके अलावा जब आप इमरजेंसी में हैं, एक्यूट इमरजेंसी में हैं, एंड व्हेन यू आर अनएबल टू ड्रा द ब्लड फ्रॉम वीनस लाइन ना, तो भी आप आर्टेरियल लाइन को यूज कर सकते हैं, एबीजीज को नॉर्मल कर सकते हैं। एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन ऑफ एबीजी, कब हमें एबीजीज नहीं करनी है? ब्लीडिंग डायथिसिस। तो ब्लीडिंग डायथिसिस हो, विटामिन के फॉर एग्जांपल अगर डेफिशिएंसी हो रही है किसी पेशेंट में, तो आप एबीजीज नहीं करेंगे या नहीं अगर करेंगे? अगर किसी पेशेंट का एनआर बहुत ज्यादा, तो अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग डायथिसिस होगी, चले मन अनकंट्रोल्ड है, कुछ आप मेयर्स आपने लिए हैं तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा। नंबर कोई और एब्सोल्यूट इंडिकेशंस? बर्न्स के पेशेंट में भी हम जो है वो कर सकते हैं, देखा जाएगा किस जगह पे बर्न है, कोई अदर साइड पॉसिबल है फॉर एबीजी और नॉट, चले ठीक है। और बर्न्स हम रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन में डाल देते हैं, एब्सोल्यूट में नहीं डालते, चले। और एवी फिस्टुला है तो दूसरे साइड पे कर लेंगे डॉक्टर मनीष, राइट साइड पे नहीं करेंगे, या जिस साइड पे होगा उस। एब्सेंट पल्स होगी, ठीक है, तो पल्स एब्सेंट होगी, डिस्टल पल्सेस आपको नहीं मिल रही, रेडियल पल्स आपको नहीं मिल रही है, चलें ये एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन हो गई। कोई और? भाई रेडियल वाली जगह पे आपके पास इन्फेक्शन आ रहा है, लोकलाइज इन्फेक्शन आ रहा है, तो उस साइड पे आप नहीं करेंगे, यू कैन चूज अनदर साइड। राइनाइड्स फिनोमेना, एक्टिव राइनाइड्स फिनोमेना में आपको नहीं करना है, ठीक है। एबनॉर्मल मॉडिफाइड एलन टेस्ट हो तो व्हाट डू यू मीन बाय इट? एबनॉर्मल कब कहेंगे आप? ये आपके पास बीसीक्यूज आ चुका है 2023 में, in March 2020, मोर देन 5 सेकेंड्स, यस, तो मोर देन 5 या 6 सेकेंड्स जो हैं वो अगर लग रहे हैं टू रिटर्न द सर्कुलेशन टू नॉर्मल, यस, तो उसको हम मॉडिफाइड एलन टेस्ट एबनॉर्मल कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा लोकल इन्फेक्शन है, थ्रोम्बोसिस है, जैसे मैडम ने कहा कि पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है किसी पेशेंट को, या एक्टिव राइनाइड सिंड्रोम है, तो आपको एबीजीज उस जगह पे नहीं करनी है, यू कैन चूज एन अदर साइट इफ पॉसिबल, ठीक है। आर्टेरियल सैंपलिंग नेसेसरी है, मैंडेटरी है क्या? यू कैन यूज वीनस सैंपलिंग या वीनस ब्लड फॉर एबीजी इंटरप्रिटेशन और यस नॉट? यस। कर सकते हैं। कौन सी दो कंडीशन है जिनमें हम नहीं कर सकते? सीओपीडी। इसके अलावा डीके भी है ना सर, डीके। हम्म, जब कार्डियो रेस्पिरेटरी इतनी ज्यादा इंसफिशिएंसी है, ठीक है, या पेशेंट जो है वो शॉक में है, तो आप जो है वो वीनस ब्लड को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ठीक है, फॉर एबीजी, ठीक है। तो अगर हम वीनस और आर्टेरियल ब्लड के डिफरेंस में बात करें, क्या डिफरेंस होता है अगर आप आर्टेरियल ब्लड लेंगे और वीनस ब्लड लेंगे? पीएच में क्या फर्क होगा, बायकार में क्या फर्क होगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन तो आपको पता है वीनस ब्लड में हमें नज़र नहीं आएगी अच्छे तरीके से, ठीक है, इंफॉर्मेशन सही तरीके से, ऑक्सीजनेशन की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आएगी। तो कितना डिफरेंस होता है पीएच का, कितना डिफरेंस होता है बाइकार्बोनेट का?
Yes, anyone? Why पीएच can't वो 0.4 से और बैकअप 3 to 4 पे 0.03 का डिफरेंस होता है और PCO2 में 2 का डिफरेंस आता है। जो वीनस में PCO2 होता है वो आपका 2 राइजिंग 2 फिगर से बड़ा हुआ होता है। तकरीबन 4 तक का फिगर जो है वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है बिटवीन आर्ट्रियल एंड वीनस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एबीजी और वीबीजी में 4 तक का डिफरेंस आता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में, और पीएच में जो डिफरेंस आता है वो 0.03 या 0.04 का। वीनस की आपको पता है पीएच ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी ना। ज्यादा। यस। तो कौन सी साइट इज आइडियल वन फॉर एबीजी? रेडियल लें, ब्रेकियल लें, फीमोरल लें, डॉर्सल पीटस लें, कौन सी लें? रेडियल होना चाहिए। रेडियल। तो अगर आप ब्रेकियल से लेंगे तो कोई डिफरेंस आएगा रिजल्ट में? नहीं डिफरेंस टेक्निक का फर्क होता है, एंगल का फर्क सर होता अगर है। ब्रेकियल में अगर इंजरी हो गई ना तो वो कंप्रोमाइज हो जाएगी ना। आगे रेडियल में अगर इंजरी होगी तो कम इंजरी होगी। तो रेडियल साइड मतलब आप बोल रहे हैं कि रिकमेंडेड है, बाकी साइड रिकमेंडेड नहीं है, ऐसा बताना चाह रहे हैं? नहीं रिकमेंडेशन तो सारे हैं, लेकिन ये कि इस तो थोड़ा यहाँ इजी पे टू सेफ असिस्ट होता है ना। रेडियल हम साइड साइड पे जी, रेडियल साइड जो है वो चूज की जाती है मोस्ट प्रेफरेबल। आप कोई सी भी चूज कर सकते हैं। देयर इज नो एविडेंस दैट एनी साइट इज सुपीरियर टू अदर, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइट जो है वो लेना चाह रहे हैं, ठीक है। रेडियल जब हम करते हैं तो आप मॉडिफाइड एलन टेस्ट करते हैं बिफोर गोइंग टू परफॉर्म इन एबीजी, ठीक है। कोलेटरल सर्कुलेशन को आपको जहन में रखना पड़ेगा कि रेडियल है तो आपको मॉडिफाइड एलन टेस्ट कर, तो आपको देखना है कि जो है अल्नर डोमिनेंट है या रेडियल डोमिनेंट है या पेरिफेरल जो है कोलेटरल सप्लाई है या नहीं है, ठीक है। ब्रेकियल में आपको पता है आप मॉडिफाइड एलन टेस्ट नहीं कर सकते, डॉर्सल पीटस में भी आप नहीं कर सकते। हाउ मेनी सीसीज ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड? At least 2 cc. एटलीस्ट एक्सक्यूज मी डॉक्टर सुनील, जी। ये आपने जो जो बताया कि दो कंडीशंस बताई जहाँ पे हमें आर्टीरियल ब्लड भी चाहिए डिजीज के लिए, एक कार्डियो रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी और सेकंड सेकंड में आपको बताता हूँ, दो थे मुझे याद आ जाएगा। तो 2 to 3 Sepsis. कम से कम हमें 2 to 3 ml ऑफ ब्लड जो है चाहिए होता है, ठीक है, फॉर एबीजी। क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए आपको एबीजी का सैंपल ड्रा करने के लिए? 3 cc syringe, ठीक है, heparin, ठीक है, and if the distance between the ward and the lab is more than 10 to 15 second, 10 to 15 minutes, then the cold sponge is also required. Gloves वेरी। are required. चले ठीक है, हमें आइस पैक चाहिए, हमें एप्रनाइज सिरिंज चाहिए, ठीक है। कितना एप्रन हो उसमें? कोई ये तो 0.2 0.0 cc, 0.2 cc. तो हेप्रोनाइज सिर्फ हमें सिरिंज चाहिए, इसमें नहीं बताया गया कि कितना एप्रन होना चाहिए, ठीक है। यस, फ्लश करके आप जो है दोबारा रिटर्न कर दें। और क्या चाहिए? चल, दो चीजें तो हो गई, और क्या चाहिए? बस सिर्फ हमें सिरिंज चाहिए, हम सैंपल निकाल के भेज आप दें। कॉटन चले Glove स्वाब कर दें। चाहिए, liquid चाहिए. और आपने एंटीसेप्टिक टॉप चाहिए, ग्लव्स चाहिए आपको, ठीक है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन चाहिए आपको, एबीजी किट या हेप्रोनाइज आपने सिरिंज का वो चाहिए 3 ml या 3 cc वाली, ठीक है। स्टेराइल गाज चाहिए, और डॉक्टर रेहान बोल रहे हैं हमें एक बंदा भी चाहिए जो सैंपल को लेके जाए जल्दी से, और एडिसिव बैंडेज भी चाहिए, ठीक है। आइस पैक जैसे आपने कहा, आइस पैक भी चाहिए आपको, ठीक है। और शार्प ऑब्जेक्ट कंटेनर जिसमें आपने जो है वो सिरिंज जो है डिस्कार्ड भी करनी है ना। कॉम्प्लिकेशन आपको पता है कि लोकल ब्लीडिंग हो सकती है, हेमाटोमा हो सकता है, लोकल जो भी टिश्यूज होंगे उनकी इंजरी हो सकती है, पेन हो सकता है, और जो है आर्टरियल वेजोस्पाज्म हो सकता है, ब्रूज हो सकता है। ट्रांसपोर्ट और एनालिसिस जैसे डॉक्टर आगा ने बताया कि विद इन 15 to 20 मिनट्स हमें जो है वो प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। वरना हमें जो है वो आइस पैक चाहिए होते हैं। वाई? Hemolysis किया जाए क्या होगा और हेमोलाइसिस? पोटेशियम बढ़ जाएगा? PCO2 पर बाइकार्ब और PCO2 के रेशियो पर फर्क पड़ता कैसे पड़ेगा यार? यू आर राइट, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज, यस।
तो ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय RBCs. नो ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो आपने 15 से 20 मिनट में सैंपल लेबॉर्ट्री में पहुंचा दिया और लेबॉर्ट्री वालों ने जो है आपको वैल्यूज दी हैं, पीएच भी दी, कार्बन डाइऑक्साइड भी दी, PaO2 भी दी, बाइकार्ब भी दिया, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी दिया। तो इसमें से कौन सी वैल्यू हैं जो डायरेक्ट मेयर की जाती हैं, कौन सी वैल्यू हैं जो इनडायरेक्ट मेयर की जाती हैं? तो जब भी आप एबीजी इंटरप्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको इस तरीके से मिलेंगी, ठीक है। इसमें पीएच ऐसे लिखी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बाइकार्ब एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो कौन सी वैल्यूज हैं जो कि डायरेक्ट मेयर की जाती हैं बाय द एनालाइजर, कौन सी वैल्यू ऐसी हैं दैट आर नॉट मेयर्ड बाय द एनालाइजर, उसके लिए जो है वो एबीजी मशीन में फार्मूला अप्लाई करके उसमें उसके बाद वो आपको रिजल्ट मिलता है। PCO2 और बाइकार्ब तो डायरेक्ट मेजर होती है और पीएच इनडायरेक्ट मेजर। तो पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये डायरेक्टली मेयर किए जाते हैं बाई कार्बोनेट, और इसके अलावा ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो इनडायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटेड या मेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जब भी हम बाइकार्बोनेट उठाते हैं तो हम सीरम का उठाते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से डॉक्टर जैन ने पहले कुछ सवाल किया था कि एक जगह पे कि बाइकार्बोनेट हमें कौन सा उठाना है, इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन मेयर्ड बाइकार्ब एंड कैलकुलेटेड बाइकार्ब, ठीक है। तो अगर एबीजी में आपके पास जो बाइकार्बोनेट दिया हुआ है that is not so much reliable as compared to serum bicarbonate, तो जब भी आप एबीजीज में उठाएंगे अगर डिफरेंस है दोनों में तो आप बाइकार्बोनेट सीरम वाला उठाएंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने जस्टिफिकेशन भी दी है कि बाइकार्बोनेट जो हमें उठाना है वो सीरम वाला उठाना है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ क्लिनिशियन जो है बिलीव करते हैं कि मेयर बाइकार्बोनेट इज द बेस्ट टू यूज वन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं या आगे आपको जो एग्जांपल देंगे आज हम उनमें ऐसे लिखे जाएंगे, तो आपको ये फॉर्म याद करना लाजमी है कि क्या चीज़ें क्या होती हैं। नॉर्मल वैल्यू जो हम उठाते हैं वो पीएच उठाते हैं कितनी, 7.4 फॉर एबीजीज। 7.4, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और कार्बन डाइऑक्साइड 40। 40, वेरी गुड। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट की 24। 24. वेरी गुड। तो पीके जो है अगर आप पीके में वैल्यू दी गई हो तो 1 पीके इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 7.5। 7.5, यस एक्सीलेंट, 7.5, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है मोस्टली हम ग्रेटर देन 80 को नॉर्मल कंसीडर करते हैं और सेचुरेशन जो है वो ग्रेटर देन 95% को नॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। अब एसिड बेस बैलेंस जब भी आपको पता है कि ये डिसबैलेंस क्यों होता है, व्हेनेवर यू हैव ए ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड की प्रोडक्शन अगर जिस्म में बढ़ जाए या बाइकार्बोनेट की जो है वो कंसंट्रेशन जो है या प्रोडक्शन बढ़ जाए तो एसिड बेस डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। तो कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको जो है एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाती है, व्हाट आर दोज कंडीशंस? यस, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, स्टारवेशन है, डीके हो गया, यस पॉइजनिंग हो गई, ठीक है। स्टारवेशन, कीटोएसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस हो गया, ठीक है। इसके अलावा यूरेनिया। यूरेनिया। यूरेनिया हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी पॉइजनिंग हो गई, ठीक है। मेटफॉर्मिन वगैरह की वजह से आपके पास लैक्टिक एसिडोसिस ही होगा, ठीक है। और ड्रग्स हो गई, पैरासिटामोल। यस मिथानोल, इथानोल पॉइजनिंग आपने बता दिया, ठीक है। तो इन कंडीशन में क्या होगा, एसिड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। एसिड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, प्रोटीन से होता है, लिपिड से होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? प्रोटीन। 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 क्यों, कार्बोहाइड्रेट से नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, यस। तो हम डिवाइड करेंगे आगे चल के वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में, ठीक है। तो
कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो हैं वो वोलेटाइल एसिड प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसको कहते हैं हम नॉन वोलेटाइल एसिड, ठीक है। और जो फास्फोलिपिड्स होते हैं वो भी जो है फास्फोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी नॉन वोलेटाइल एसिड होता है। यस, फास्फोरिक एसिड या फास्फोरेट। एसिडोसिस और एसिडीमिया में क्या फर्क है? तो जब भी पीएच आपकी 7.4 से कम होगी, ठीक है, तो हम कहेंगे एसिडीमिया, और उस प्रोसेस को जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? एसिडोसिस। तो लाइक दैट 7.4 से ज्यादा होगी, इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 7.4 से ज्यादा होगी तो उसको हम कहेंगे अल्केलीमिया, ठीक है, और उस प्रोसेस को कहेंगे अल्कलोसिस, ठीक है। तो एसिडोसिस और अल्कलोसिस प्रोसेस है। एसिडीमिया और अल्कलीमिया, पीएच जब 7.4 से कम होगी तो एसिडीमिया, 7.4 से ज्यादा होगी तो अल्कलीमिया। प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर का क्या मतलब है और कंपनसेशन का क्या मतलब है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी बाइकार्बोनेट का कोई मसला होगा तो उस डिसऑर्डर को हम कहेंगे मेटाबॉलिक, ठीक है। अगर बाइकार्बोनेट की मिकदार जो है कम हो रही है, ठीक है, उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बाइकार्बोनेट की मिकदार बढ़ रही है, उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो उसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर कम हो रही है तो उसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। मतलब समझाने का ये है कि बाइकार्बोनेट का अगर आपके पास मसला आ रहा है तो आपको जहन में आना चाहिए कि ये डिसऑर्डर क्या है? मेटाबॉलिक है। कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंस आ रहा है, फर्क आ रहा है, तो आपको जहन में होना चाहिए कि ये जो डिसऑर्डर है, ये जो मसला हो रहा है, और ये रेस्पिरेटरी, ठीक है। जो पीएच जो हम कैलकुलेट करते हैं वो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन से, और पीएच अगर 7.4 होती है तो हाइड्रोजन आयन कितने होते हैं? 40। 40 नैनो इक्विवेलेंट, सिर्फ 40 नहीं, ठीक है, सिर्फ 40 नहीं, 40 नैनो इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सर्वाइवल जो हमारा होता है ह्यूमन का, आपको पता है 6.8 टू 8.0 पीएच तक होता है। उससे कम जो है आपको पता है कि एसिडीमिया और अल्कलीमिया दोनों खराब हैं। एसिडीमिया अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे? hemolysis, के अलावा rhabdomyolysis, hemolysis, इसके अलावा कार्डिक इनस्टेबिलिटी होगी, यस, तो कार्डिक डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। और जो है वेजो डायलेशन हो जाएगी, सिस्टमेटिक वेजो डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस एंजाइम जो है आपको पता है वो काम नहीं करते। अल्केलीमिया अगर हो जाता है तो उसमें भी कार्डिक अरिथमियाज, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, टिश्यू हाइपोक्सीमिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह हो जाती है। तो वोलेटाइल एसिड जो हमने बात की, तो अगर फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्रोड्यूस होते हैं अबाउट 15,000 मिलीमोल पर डे, ठीक है। यस, और नॉन वोलेटाइल एसिड जो हमने बात की थी, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और सल्फेट फास्फेट वगैरह के फॉर्म में जो होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन से प्रोड्यूस हो रहे थे या फास्फोलिपिड से प्रोड्यूस हो रहे थे, वो होते हैं 1 मिलीमोल पर केजी या 50 टू 70 मिलीमोल पर डे। यस, डॉक्टर रियान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम बफर की बात करें तो हमारे पास दो टाइप ऑफ बफर होते हैं। एक तो होते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर बफर, दूसरे होते हैं इंट्रा सेल्यूलर बफर। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर बफर कौन से हैं? जब भी पीएच, Marca, यस, जो जब भी पीएच में चेंज आएगी ना, तो आपको पता है सबसे पहले जो है बफर ट्राई करेंगे उसको मेंटेन करने के लिए। फिर जो है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम आता है दैट वर्क विद इन अप टू द 48 आवर्स मैक्सिमम। उसके बाद रीनल मैकेनिज्म आते हैं, उसको जो है काम करने में 7 डेज तकरीबन लग जाते हैं मैक्सिमम काम करने में, ठीक है, 5 टू 7 डेज। तो बाइकार्बोनेट बफर है, फास्फेट बफर है आपका एयर, और जो है ना ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर बफर है या एल्ब्यूमिन है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर बफर है। इंट्रा सेल्यूलर बफर जैसे आपने कहा कि हेमोग्लोबिन हो गया और जो है एटीपी हो गया, 2-3 जो है डीपीजी हो गया, ठीक है, तो वो इंट्रा सेल्यूलर बफर है, ठीक है।
तो बफर सॉल्यूशन में जैसे मैंने कहा कि वो क्या करते हैं, जब भी चेंज होगी पीएच में तो वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। एसिड होगा तो एसिड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर बफर हमें पता है। लंग्स जो होते हैं वो एसिड को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एज कैसे एलिमिनेट करते हैं? रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा, यस, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एक्सपायरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। किडनीज जो है आपको पता है, या रीएब्जॉर्बेशन या रिक्लेमेशन ऑफ बाइकार्बोनेट करती है इन द पीसीटी। यस, टाइडल वॉल्यूम एंड रेट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। और जो है या जो है हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करती है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइटेबल एसिड या अमोनियम आयन के फॉर्म में। तो जब भी हमें पता है कि पीएच की चेंजिंग होगी तो क्या होंगे, हमारे पास जो है सेंट्रल और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर काम करते हैं, वो टाइडल वॉल्यूम या रेट को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। तो हमारा एसिड जो है वो प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द बॉडी मेंटेन होता है, ठीक है। अगर हम हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें तो कैसे आप अप्रोच करते हैं? अगर आपने फॉर एग्जांपल एबीजी कोई सॉल्व की है, जो हम आगे चल के सॉल्व करेंगे, उसमें हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ गया है और हमें जो है वो काज जो है वो काज तक पहुंचना है, ठीक है। तो कैसे कैसे हमें पता चलेगा कि हाई एनाइन गैप का काज क्या है? जी, एनाइन गैप कैलकुलेट कर लिया डॉक्टर रेहान? एनाइन गैप फॉर एग्जांपल मरीज का 25 आ रहा है, कंपनसेशन भी हमने देख ली, कंपनसेटेड है, ठीक है। और हमें अब हाई एनाइन गैप का जो है वो काज कैलकुलेट करना है। डेल्टा डेल्टा रेशियो आपको काज नहीं बताएगा, यूरिन ठीक है। एनाइन Osmolarity. ऑस्मोलरिटी Osmolar बताइए ना। Osmolar gap. ऑस्मोलरिटी, यस, ऑस्मोलरिटी से आप जो है वो ऑस्मोलर गैप से जो है आप जो है पॉइजनिंग को एक्सक्लूड कर सकते हैं ना, ठीक है। और बाकी रूल आउट अगर काज करेंगे। हमें फॉर एग्जांपल अब मुझे कंफर्म करना है कि हाई नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो डीके की वजह से हो रहा है, या यूरीमिया की वजह से हो रहा है, या पॉइजनिंग की वजह से हो रहा है, या कोई लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से हो रहा है, तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू उसको काज, अकॉर्डिंग टू काज है ना, आपको लैब से एडवाइस करनी पड़ेगी। यस, कीटोन करेंगे, आरबीएस करेंगे, यूरिया क्रेटिनिन करेंगे, ठीक है। किसी का माइक ऑन है, अब्दुल हक साहब, ठीक है। तो यस, तो आरएफटीज करेंगे, ठीक है। और लेवल्स करवा सकते हैं आप सेलिसाइक्लेट्स की, ठीक है। इसके अलावा मिथानोल की लेवल्स जैसे होती हैं, अल्कोहल की लेवल्स होती हैं, लैक्टेट की लेवल होती है, ठीक है। तो ये आप लेवल्स करा सकते हैं। तो एनाइन गैप जो हम केयर कैलकुलेट करते हैं, यस, हिस्ट्री विल बी सिग्निफिकेंट, जी आते हैं हिस्ट्री पे भी। तो एनाइन गैप जो हम कैलकुलेट करते हैं वो अनमेयर्ड एनाइन माइनस केटाइंस, ठीक है। तो अनमेयर्ड एनाइंस की हमारे पास वैल्यू आ जाती है, और जो है वो हम 8 to 12 उठाते हैं, ठीक है। और आपको जो एबीजी में उठानी है वो 12 उठानी है, ठीक है। जब भी आपके पास एनाइन गैप, जब भी आप एनाइन गैप कैलकुलेट करेंगे तो एल्ब्यूमिन को आपको लाजमी देखना है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन के लिए आपको पता है करेक्शन फैक्टर इज 2.5 इफ देयर इज डिक्रीज 1 और इंक्रीज 1 ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो कौन से काजेज हैं जिसमें हाई एनाइन गैप जो है आपको मिल सकता है अनरिलेटेड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस? अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात नहीं हो रही, ठीक है। कौन से ऐसे काजेज हैं जिसमें आपको हाई एनाइन गैप मिल सकता है? यस, तो एनाइनिक अगर जो है आपके पास पेरा प्रोटीन्स हैं तो उसमें आपको हाई एनाइन गैप मिल सकता है। मेटाबॉलिक एसिड अल्कलोसिस, ठीक है, तो उसमें अगर एनाइन गैप ग्रेटर देन 20 होगा तो दैट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये आपके कंप्रिहेंसिव बुक में लिखा हुआ है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के चैप्टर में लास्ट पेज पे, ठीक है। और हाइपरफॉस्फेटीमिया भी जो है, इट इज वन ऑफ द कॉज दैट लीड्स टू हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक, हाई एनाइन गैप रिगार्डलेस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। लो एनाइन गैप आपको पता है हाइपोएल्ब्यूमिया में, हाइपरकेलीमिया में, हाइपरकेल्सीमिया में, हाइपरमैग्नीसीमिया में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा सीवियर लिथियम इंटॉक्सिकेशन और ब्रोमाइड इंजेक्शन में भी मिल सकता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें तो अगर, जी, तो नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें तो उसको हम अप्रोच कैसे करेंगे? अब हमें जो है वो हमने एबीजी को एनालाइज किया है, उसमें नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ रहा है, और हमें मालूम करना है कि ये आरटीए की वजह से है, ये डायरिया की वजह से है, ये जो है यूरेट्रल डाइवर्जन की वजह से है, या कोई और रीजन है? यूरिन गैप, यस। Urinary. तो यूरिनरी एनाइन गैप आप निकालेंगे। यूरिनरी एनाइन गैप कैसे हेल्प करेगा?
कैसे हेल्प करेगा यूरिनरी ये भी एनाइन गैप? पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव होगा आरटीए में, ठीक है, और जो है नेगेटिव होगा आपका डायरिया में, ठीक है। तो अगर हम रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की बात करें तो उसमें आपको पता है कि नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगा, रीनल फेलियर आपको बहुत कम मिलता है इन पेशेंट में, ठीक है। अगर हम टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 के काजेज में हमारे पास दो काजेज आते हैं, एक तो जेनेटिक काजेज इडियोपैथिक काजेज होते हैं, दूसरे जो हैं वो अक्वायर्ड काजेज होते हैं। अक्वायर्ड में आपको पता है ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, यस वेरी गुड, ड्रग्स हैं। जी डॉक्टर फैजान, आपके सवाल का हम जवाब देते हैं, ठीक है। ड्रग्स हैं, हाइपरकैल्सीयूरिया है, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथीज हैं, ठीक है, ये टाइप 1 में है। टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 कभी आइसोलेटेड होते हैं और एसोसिएटेड विथ फेनकोनी सिंड्रोम होते हैं। जब भी फेनकोनी सिंड्रोम आपको लगेगा तो आपको और क्या क्या चीज मिलेगी यूरिन में? ग्लूकोज फॉस्फेट अमाइनो एसिड। यस, ग्लूकोज फास्फेट अमाइनो एसिड्स, ये आपको जो है जो भी रीअब्जॉर्ब होते हैं पीसीटी में वो आपको मिलेंगे। तो अगर काजेस की बात करें, व्हाट आर द काजेस ऑफ टाइप 2 आरटीए? मायलोमा। यस, तो मल्टीपल माइलोमा है, अमाइलोइडोसिस है, आपके पास ड्रग्स हैं जिसमें, ठीक है। कौन सी ड्रग है दैट कैन कॉज टाइप 1 एज वेल एज टाइप 2 आरटीए? टोप्रामेट टोपिरामेड। हाइपोसामाइड भी है, ठीक है, ऐसे। ठीक है। और इसके अलावा जेनेटिक काजेस भी होते हैं। टाइप 4 आरटीए की बात करें, आपको पता है ये क्यों होता है? डायबिटीज में होता क्यों है? डायबिटीज ड्रग सारी कैंसर्स और एसीआरबी। एसी इनहिबिटर मतलब होता क्यों है? हाइपो अल्डो एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो या फिर और कॉर्टिकल डक्ट का मसला हो। टाइप 3 आरटीए कब कहेंगे? मिक्स्ड पिक्चर। This type and all. तो ये कंजेनाइटल होंगे, एक्वायर्ड होंगे? तो ये कंजेनाइटल होते हैं, कंजेनाइटल होंगे, वाटर जो टाइप 3 आता है। यस, तो कंजेनाइटल होते हैं कार्बोनिक एनाइड्रेज डेफिशिएंसी। अगर हम टाइप 1 और टाइप 2 के डिफरेंस की बात करें तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? कोई सिंगल पॉइंट है जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाए ये टाइप 2? यूरिन पीएच है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोटीन मिल रहे हैं, फास्फेट मिल रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि इट इज, ठीक है। तो यूरिन पीएच ग्रेटर देन 5.5 होती है मोस्टली इन टाइप 1 आरटीए, ठीक है। तो यूरिनरी जो है आपने कहा पीएच कैन हेल्प टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ आरटीए। और पोटेशियम डिफरेंशिएट किस किस में करेगा? 1 और 4 में। 4 और बाकी 1 और 2। वो टाइप 4 या इसमें, ठीक है। कंपनसेशन में हम बाद में आते हैं। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की बात करें तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या होता है, या बाइकार जो है वो जनरेट ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है, और या जो है वो कंट्रैक्शन की, यस यूरिन क्लोराइड पे आते हैं, तो कंट्रैक्शन की वजह से भी मोस्टली जो है वो मोस्ट कॉमन काजेज होते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के। अगर आपके पास किसी कोई आपने एबीजी सॉल्व की है, उसमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आ रहा है, फुल्ली कंपनसेटेड है, अप्रोप्रिएट कंपनसेशन है, अदर वर्ड्स में मैं कहूँ, उसको आप कैसे अप्रोच करेंगे कि ये काज उसके क्या हो सकते हैं, ये क्यों हो रहा है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस? हिस्ट्री जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे पेशेंट की, तो कैसे पता चलेगा कि ये cause metabolic alkalosis का it is due to this Urine this chloride. Chloride देखेंगे. यूरिन क्लोराइड chloride। कराएंगे। तो यूरिन क्लोराइड किन कंडीशन में कम मिलेगा, जिसको हम कहते हैं क्लोराइड रेस्पॉन्सिव मेटाबॉलिक या क्लोराइड सेंसिटिव मेटाबॉलिक अल्कलोसिस? वोमिटिंग डाययूरेटिक है ठीक है, कौन से डाययूरेटिक का कौन सा और डाययूरेटिक का कौन सा स्टेज? Maintenance. यस, रिसेंट्स में, ठीक है। तो उसमें और या पोस्ट हाइपरकेपनिक स्टेट में जो है वो आपको सेलाइन रिस्पॉन्सिव या क्लोराइड रिस्पॉन्सिव मिलेगा। यस, और क्लोराइड रेजिस्टेंट की बात करें तो उसमें काजेज आपके पास कौन से आते हैं? हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म वाले आते हैं, ठीक है। उसके अलावा मिल्क अल्कली सिंड्रोम का कैसे पता चलेगा? उसमें हिस्ट्री होती है ड्रग्स की, जैसे ठीक है, ड्रग्स के अलावा
कैल्शियम के साथ होगा, कैल्शियम में बढ़ा हुआ। हाइपरकैल्सीमिया, एक्सीलेंट, और पीएच भी बढ़ा। यस, हाइपरकैल्सीमिया मिलेगा। ठीक है, तो यूरिनरी क्लोराइड जो है हेल्प करेगा। ठीक है, यूरिनरी क्लोराइड लो होगा तो सेलाइन काम करेगा उस पेशेंट में, और उसको हम कहेंगे सेलाइन रेस्पॉन्सिव। ठीक है, उसमें नॉर्मल या लो बीपी मिल सकता है, काजेज हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अगर लो बीपी के साथ आपके पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस मिल रहा है तो वो काजेज कौन से होंगे? वाटर गिटलमैन। यस, तो बार्टर जेटलमैन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, विथ हाइपोकेलीमिया आल्सो। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात करें, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आपको पता है कि ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सेंट्रल जो है उसकी डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, या मसल वीकनेस की वजह से हो सकता है, ड्रग्स की वजह से हो सकता है, सीओपीडी अस्थमा की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। ठीक है, चेस्ट वॉल एबनॉर्मलिटीज हैं उनकी वजह से हो सकता है। जब भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा? greater than 40. More than 40. 40। pH Less than 7.40 7.4 से कम। 7.35. से कम। तो अगर हम रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की बात करें तो मोस्ट कॉमन काजेज हाइपोक्सीमिया, वो किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है, अदर काजेज जो है उसमें पेन है, एंजाइटी है, प्रेगनेंसी है, पल्मोनरी एडिमा है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्राडायोल बढ़ने की वजह से सिरोसिस जैसे है उसमें हो सकता है, ड्रग्स है उनकी वजह से हो सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं एनालिसिस ऑफ एबीजीज। अब हमारे पास सिर्फ एग्जांपल है, 20-25 एग्जांपल हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आराम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ एनालिसिस ऑफ एबीजी, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? pH. पीएच से पहले हिस्ट्री। एबीसी करेक्शन History. देखेंगे ना कि पीएच करेक्ट है या नहीं, वैलिड। हिस्ट्री यस, तो वैलिडिटी से पहले भी है आपका हिस्ट्री। ठीक है, History. हिस्ट्री से आपको हो सकता है थोड़ा सा क्लू मिल जाए। ठीक है, हो सकता है ना भी मिले, कुछ कुछ कंडीशन में हो सकता है ना भी मिले, मगर आपको हो सकता है। नंबर 2, वैलिडेशन। तो हाउ यू चेक द वैलिडिटी? एंडरसन नेसलबर्ग इक्वेशन। यस, वेरी गुड। तो आप इक्वेशन करेंगे, उसका फार्मूला है 24 मल्टीप्लाई बाय कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय बाइकार्ब। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन जो है वो कितने होंगे? तो pH इज इक्वल टू 7.4 जो हमने डिस्कस किया, 40 40 नैनो इक्विवेलेंट। नैनो। तो अगर फॉर एग्जांपल pH जो है वो आ रही है 7.5, तो हाइड्रोजन आयन आपको थोड़े सा अंदाजा होना चाहिए कि 30 होने चाहिए। pH आ रही है फॉर एग्जांपल 7.3, तो हाइड्रोजन आयन जो है वो 50 होने चाहिए। pH जो है वो आ रही है 7.2, तो हाइड्रोजन आयन जो है वो 60s होने चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको अंदाजा होना चाहिए कि pH कितनी होगी तो हाइड्रोजन आयन इतने होने चाहिए। आपको कुछ वैल्यूज जो है वो थोड़ी सी आपको जहन में आनी चाहिए। ठीक है, तो स्टेप 1 जो है वो आपने वैलिडिटी, हिस्ट्री के बाद वैलिडिटी चेक की। उसके नाइन बाद यस, उसके बाद जो है आपने चेक किया pH। तो pH, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्ब, तीन चीजें आपके पास दी गई हैं। सेचुरेशन आपको नहीं पता है। ठीक है, PaO2 आपको नहीं पता है इसमें। तो pH is 7.25, एसिडीमिया और अल्कलीमिया। एसिडीमिया। तो 7.4 से कब होंगी तो हम कहेंगे एसिडीमिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो ये टू चेक PCO2। ठीक है, अब इस मरीज में देखें, पहले हमने pH देखी, pH is 7.25, तो आपने लिख लिया दैट इज एसिडीमिया। पढ़ेंगे आप क्या? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। डोसिस। Acidosis. फिर आते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है या कम ज्यादा है, बढ़ा हुआ है। बराबर. है। तो हमने कहा ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है, 40 से ज्यादा है। अब हमने देखना है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट। ठीक है, अपोजिट। यस, तो pH क्या हुई? कम हुई। एसिडिक। एसिडिटी। कम है एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? बढ़ गया। ठीक है,
पीएच कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, बोथ आर गोइंग इन द Opposite. Opposite direction. तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास सिनेरियो होगा तो हम आगे लिखेंगे रेस्पिरेटरी। तो इसलिए ये हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पहले हमने पीएच को देख के लिखा एसिडोसिस, कार्बन डाइऑक्साइड को लिख के लिखा, क्या लिख के लिखा, दैट इज रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो यार देखने उन्होंने भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस लिखा है। अब इसको सॉल्व करें, चैट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, ताकि सबको मौका मिले। मेटाबॉलिक कैलकुलस फिर जस्टिफाई करेंगे। आपको कंपनसेशन अभी चेक नहीं करनी है, ठीक है, वो हम आगे चल के करते हैं। नेवर यूज वर्ड अनकंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड, फुली कंपनसेटेड। ठीक है, आपको ये वर्ड यूज नहीं करने हैं बीइंग ए नेफ्रोलॉजिस्ट। आपको ये बताना है सिर्फ कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। कंपनसेशन में बाद में आते हैं, ठीक है। तो पीएच इज 7.50। जी बिल्कुल ठीक कहा है मेजॉरिटी ने। तो ये बढ़ी हुई है, ठीक है, तो ये बढ़ी हुई है। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, बढ़ा हुआ है कम है? बढ़ा हुआ है। बड़ा हुआ है। बढ़ा, यस। तो दोनों जो है आपके पास बढ़े हुए हैं, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट। सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। तो जब भी सेम डायरेक्शन वाला सिनेरियो होगा तो मतलब क्या होगा, पहले तुमने लिखा अल्कलोसिस, अल्किलीमिया। अल्कलोसिस, ठीक है, लिखेंगे जो है आपको पता है कि अल्कलीनिया, पढ़ेंगे अल्कलोसिस, और उसके बाद हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ा हुआ है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इट इज मेटाबॉलिक। तो प्रीफिक्स हमने लगा दिया मेटाबॉलिक, दैट इज शो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, चलें इसको सॉल्व करें। पीएच क्या हो रही है, कम हो रही है ज्यादा हो रही है? 7.4 कम हो रहा है, कम एसिडोसिस। हो रही है। तो हमने लिखा सफिक्स में एसिडोसिस, ठीक है, या ठीक है। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ है, बढ़ा है? कम हो रहा है, कम हुआ है। बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। जब भी Same सेम direction. डायरेक्शन तो कौन सा प्रोसेस होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस। प्रीफिक्स लगाएंगे मेटाबॉलिक और उसमें हुआ एसिडोसिस, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस आप सबने सही बताया है। चलें ये बताएं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। Acidosis. तो 7.04 को देख के आपने क्या लिखा, एसिडोसिस। एसिडोसिस और एसिडोसिस। कार्बन डाइऑक्साइड को एसिडोसिस। लिखा कि सर it is मिक्स going in the एसिडोसिस है। opposite direction, ठीक है। मिक्स्ड पिक्चर लग रहा है। वो उसको छोड़ें, आप कंपनसेशन को छोड़ें, मिक्स पिक्चर को जल्दी ना करें, तभी मैंने कहा भागे ना, दौड़े ना, सही। ठीक है। तो हम आते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। नेक्स्ट जो है हमें कंपनसेशन चेक करनी है। तो कंपनसेशन चेक हम कब करेंगे, कब चेक करेंगे कंपनसेशन, कब चेक करेंगे? When both are opposite direction, carbon dioxide. जब भी हमारे पास एबीजी दी होगी हमें कंपनसेशन चेक करनी है। हमें ये नहीं देखना है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, कोई सा भी डिसऑर्डर होगा तो हमें कंपनसेशन चेक करनी है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो, कोई सा भी डिसऑर्डर होगा, ठीक है, तो हमें कंपनसेशन लाजमी चेक करनी है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि सिंगल डिसऑर्डर है या डबल डिसऑर्डर है, ठीक है। सिर्फ मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी है, ठीक है। तो ये कंपनसेशन हमें चेक करनी है। तो जब भी हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो भी हमें कंपनसेशन चेक करनी है, तो उसके लिए हमें अलग फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा तो भी हमें कंपनसेशन चेक करनी है, उसके लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी होगा उसके लिए हमें फार्मूला अप्लाई करने पड़ेगा। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कलोसिस होगा तो उसमें एक और चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी कि ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, अक्यूट है या क्रॉनिक है। अक्यूट कब कहेंगे?
when you will Less than say 48. 48, ठीक है, तो 48 आवर्स इन्होंने जो है डिमार्केशन लाइन दी है, ठीक है। तो उसमें आपको कंपनसेशन का पता चलेगा कि कंपनसेशन अक्यूट है या क्रॉनिक है। उसमें इन्होंने अक्यूट और क्रॉनिक को इसलिए डिवाइड किया है कि कंपनसेशन में इन्होंने कुछ वैल्यूज अलग दी हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा तो कंपनसेशन में क्या होगा? रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी कंपनसेशन का मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा तो हम फार्मूला ऐसा अप्लाई करेंगे जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू पता चले कि इस पेशेंट की 1.5 कार्बन हुई, डाइऑक्साइड 1.5 into bicarb यस तो plus 8 plus minus 2. यस तो इस पेशेंट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो ये होनी चाहिए, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है तो ये होनी चाहिए, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमें मिल रहा है, जैसे हमने लिखा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, पीएच उसकी थी 7.2, कार्बन डाइऑक्साइड उसका था 65, तो जब भी हमारे पास डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा, कोई सा भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा, तो हम ऐसा फार्मूला अप्लाई करेंगे जिससे हमें बाइकार पता चले पेशेंट का, ठीक है, कि बाइकार्ब इसका इतना होना चाहिए। फिर हम अपनी एबीजी की वैल्यू में देखेंगे इतना है या नहीं है, ठीक है। अगर इतना होगा, पूरा कंप्लीट उतना ही होगा, तो हम उसको कहेंगे ओनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, भले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो। अगर बाइकार्बोनेट कम होगा तो हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है, डुअल का वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम ये कहेंगे भाई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है। कंपनसेशन का वर्ड यूज नहीं होगा डॉक्टर रेहान, तभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको हमने जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस डायग्नोज किया है एबीजी से, पीएच उसकी है 7.1, कार्बन डाइऑक्साइड उसका है 25, तो ये क्या हो गया? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, हुआ ना। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया तो हम कंपनसेशन में ऐसा फार्मूला अप्लाई करेंगे जिससे उस पेशेंट का कार्बन डाइऑक्साइड पता चले, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें हेल्प करेगा। अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही आ रहा है जितना एबीजी में लिखा हुआ है, तो उसको हम सिर्फ लिखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस या प्योर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक है, हमने जो फार्मूला अप्लाई किया उस फार्मूले में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल पेशेंट का आ रहा है 20, ठीक है, और हमारे पास जो एबीजी दी गई है उसमें आ रहा है 25, तो कार्बन डाइऑक्साइड पेशेंट का बढ़ा हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड डिसऑर्डर भी है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब भी होगी, प्राइमरी डिसऑर्डर होगा, तो आपको पता है इंक्रीज वेंटिलेशन होगी जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, ठीक है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जब भी होगा तो उसमें डिक्रीज वेंटिलेशन होगी। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा तो उसमें क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट होगा। और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगी तो उसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट कम होगी टू कंपनसेट, ठीक है। तो कंपनसेट के मैकेनिज्म है। हर किसी का एक फार्मूला है, वो हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जांपल्स, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब भी होगा तो उसके लिए आपको विंटर्स फार्मूला अप्लाई करना है। विंटर्स फार्मूला हमें बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 1.5 बाइकार्ब प्लस 8 प्लस माइनस 2, ठीक है। फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आते हैं, अल्कलोसिस में आते हैं, फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, फिर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो सारे हम सवाल हल करेंगे। तो अब आपको चैट बॉक्स में लिखना है वी हैव ए पीएच, वी हैव ए कार्बन डाइऑक्साइड, वी हैव ए बाइकार्ब। तो दो स्टेप्स तो आपको पता है, हम अब जो है हम तीसरा स्टेप अप्लाई करेंगे कंपनसेशन का। तो यस, तो डॉक्टर नईम साहब ये तो दो स्टेप्स हो गए, अब हमें तीसरा स्टेप अप्लाई करना है, ठीक है, वो हम अप्लाई करते हैं। तभी कुछ बंदों ने आंसर दिया है, यस 4-5 कैंडिडेट्स हैव आंसर्ड यस, यस, ठीक है। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कैसे पता चला? पीएच उसका बढ़ा हुआ है और बैकअप भी बढ़ा हुआ है दोनों। यस, तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन ना, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि पीएच बढ़ी हुई है, तो हमने कहा कि इट इज
अल्केलीमिया या अल्कलोसिस। कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने कहा मेटाबॉलिक। ठीक है, तो जब भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो गया तो हमें कंपनसेशन में क्या चेक करना है? जब भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा या मेटाबॉलिक हमारे पास एबीजी में मिलेगा एबनॉर्मलिटीज, तो हमें एक PCO2 चेक करना है। ठीक है, यस। तो PCO2 का फार्मूला क्या होता है फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस? 0.7 1 by carb into 0.7 फार्मूला है कि 0.7 बाय कार्ब, ठीक है, बाय कार्ब का डिफरेंस जो है, ठीक है, और उसको हम ऐड करेंगे 40 में। ठीक है, तो 0.7 बाय कार्ब का डिफरेंस कितना है? 10 10 10 मल्टीप्लाई बाय 0.7 कितना होगा? 7 7 7 को हम ऐड करेंगे 40 में, तो कितना आया? 47 47 ठीक है, कुछ जो है कुछ जो है बुक 0.75 उठाती हैं, कुछ जो है 0.7 उठाती हैं। तो हम 47 या 48 आ रहा है तो उसको हम कहेंगे ओनली रेस्पिरेटरी, ओनली जो है आप देखेंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो इसका जी। जवाब क्या होगा? ओनली मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, फुल्ली कंपनसेटेड, अप्रोप्रिएटली कंपनसेटेड, और जो है ना कोई भी वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आप 3 स्टेप्स आपने कर लिए, पीएच 7.4 से ज्यादा थी। ठीक है, तो अल्कलीमिया वैलिडिटी हमने कंसीडर किया कि वैलिड है। उसके बाद हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमने प्रीफिक्स लगा दिया मेटाबॉलिक। फिर हमने चेक किया अप्रोप्रिएट कंपनसेशन के लिए फार्मूला अप्लाई किया, तो 47.5 या 48 आ रहा है हमारे पास। तो दैट जो एमएस शो कर रहा है कि इट इज ओनली प्योर मेटाबॉलिक। इसमें एनाइन गैप चेक करेंगे आप? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में भी आपको एनाइन गैप चेक करना है। अगर 20 से ज्यादा होगा दैट इज सिग्निफिकेंट, जो हमने डिस्कस किया था पीछे। ठीक है, तो यस, डॉक्टर आफ्ताब बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। ठीक है, तो 20 से ज्यादा होगा तो हमें क्या होगा? हमें एक अलार्म बजना चाहिए कि इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है, जिसकी वजह से इसमें एनाइन गैप बढ़ा हुआ आ रहा है। ठीक है, चलें इसको सॉल्व करें। यस, कॉन्ट्रैक्शन अल्कलोसिस के लिए भी। डॉक्टर नहीं फॉर यू हियर, मैंने समझा आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी। चलें इसको सॉल्व करें। मेटाबॉलिक एसिडोसिस metabolic acidosis with respiratory acid. मेटाबॉलिक एसिड यस, तो पीएच आपने देखी 7.1 है, 7.4 से कम है, तो आपने कहा मेटाबॉलिक है या एसिडोसिस है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। फिर एसिडोसिस कहेंगे ना। ठीक है, एसिडीमिया या एसिडोसिस। फिर आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है 40 से, तो बोथ आर इन गोइंग इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। तो मेटाबॉलिक प्रीफिक्स हमने लगा दिया मेटाबॉलिक, तो हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब भी होगा तो हम अप्लाई करेंगे विंटर्स फार्मूला। तो विंटर्स फार्मूला अप्लाई करें, कितना बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? 14 में 25 0.5। दोबारा अप्लाई करें, सही अप्लाई नहीं किया है आपने। 23 इस पेशेंट का कितना है? 32 ज्यादा है कम है? ज्यादा है। ज्यादा है कौन सा डिसऑर्डर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलता है? एक ही डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी इसको हम एसिड कहेंगे। इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है। दोनों नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? एनाइन गैप। एनाइन गैप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एनाइन गैप के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, और क्या चाहिए एनाइन गैप के लिए आपको? एल्ब्यूमिन। चाहिए सोडियम चाहिए। यस, तो चलें ये सॉल्व करें एग्जांपल 3। 65 रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो आप चैट बॉक्स में लिखें, चैट बॉक्स में लिखें, कंपनसेशन भी निकालें ना, अभी आप होशियार हो गए हैं। रेस्पिरेटरी की भी मेरे ख्याल से आप सबको कंपनसेशन आती है ना। हिस्ट्री भी आपको दी गई है, टाइम पीरियड भी दिया गया है आपको। 4 आवर्स में। तो पीएच जो है इसकी 7.34 है, दैट सजेस्टिव ऑफ एसिडोसिस।
एसिडोसिस, ठीक है। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन तो रेस्पिरेटरी हमने लिख लिया, ठीक है। यस, इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू आप ले सकते हैं डॉक्टर फैजान साहब, अगर आपके पास मशीन अच्छी है तो, ठीक है। तो अब ये हो गया एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है एक्यूट है या क्रॉनिक है? एक्यूट। क्रोनिक है। क्यों? देखिए Acute है। 4 hour। 4 आवर है ना, तो अक्यूट हो गया। तो अक्यूट जब भी आपके पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा तो आप कंपनसेशन के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? 5 for every 10 millimeter of 1 by carbon आपको every 1 by हमने carbon। याद 10 किया पर था, 10 इंक्रीज होगा तो 5 ऐड करेंगे हम बाय कार्ब। हमने जो One- याद किया था वो याद किया था 1325 1325, ठीक है। अच्छा। हाँ तो 1 जो है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए एक्यूट कंडीशन में, 3 जो है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए क्रॉनिक कंडीशन में, 2 जो है वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के लिए एक्यूट कंडीशन में, 5 जो है वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के लिए क्रॉनिक कंडीशन में, ठीक है। तो 1325 इसमें 1 अप्लाई होगा फार्मूला। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बढ़ा हुआ है इस पेशेंट में? 65 41 25। 35 बढ़ा हुआ है। 225। तो 2.5 25 बढ़ना चाहिए। 2.5 बाइकार्ब कितना बढ़ना चाहिए? 2.5 2.5 8 करेंगे कितना होगा? यस 26.5। 26.5 इसका कितना है पेशेंट का? 34 34। आप जो है वो 2 चीजें लिखेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। 9 गैप कैलकुलेट करेंगे? yes 9 जी। यस करेंगे। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आ गया तो करेंगे, उसमें आप चेक करेंगे, अगर 20 से ज़्यादा होगा तो यू विल सर्च फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस काज, ठीक है। तो इसमें देख लें आप, इन्होंने भी यही लिखा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। तो एनाइन गैप आप कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप सबको पता है, ठीक है। अगर एनाइन गैप हाई मिलता है तो आप डेल्टा डेल्टा रेशियो, डेल्टा रेशो। तो कैसे चेक करते हैं? मेरी क्लास हो रही है, अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बेफिक्र रहें, ठीक है। तो हाई एनाइन गैप जो है जब भी आपको मिलेगा तो आप डेल्टा डेल्टा जो है वो रेशियो जो है वो चेक करेंगे। डॉक्टर आफ्ताब हम तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ना इनको? सर उनका बेटा आएगा डिस्टर्ब। यस, तो डेल्टा डेल्टा रेशियो जो है वो हम चेक करेंगे। डेल्टा डेल्टा रेशियो जो है वो कैसे चेक करते हैं? डिफरेंस इन एनाइन गैप और डिफरेंस इन बाइकार्ब। क्यों करते हैं हम? ट्रिपल डिसऑर्डर के लिए। ट्रिपल डिसऑर्डर के लिए, कोई हिडन डिसऑर्डर के लिए, ठीक है। आप हिडन का वर्ड यूज करते तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कोई मेटाबॉलिक हिडन डिसऑर्डर तो नहीं है इसमें। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही पता चलेगा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का पता नहीं पड़ेगा डेल्टा डेल्टा रेशियो में, ठीक है। तो डेल्टा डेल्टा जैसे बताया था डॉक्टर बेला ने, डिफरेंस इन एनाइन गैप, डिफरेंस इन बाइकार्ब। एनाइन गैप जो आप उठाएंगे पेशेंट का -12, और डिफरेंस इन बाइकार्ब जितना बाइकार्ब होगा पेशेंट का, और माइनस जो है वो 24, ठीक है। तो डेल्टा डेल्टा रेशियो अगर उसकी जो रिपोर्ट आ रही है आपके पास या उसकी जो वैल्यू आ रही है और 1 और 2 के दरमियान आ रही है तो इसका मतलब है तो प्योर हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। यस डॉक्टर फैजान ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। अगर डेल्टा डेल्टा की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है, ठीक है। और डेल्टा डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ रही है तो इसका मतलब है मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है, ठीक है। तो हाई एनाइन गैप तो है ही है, ठीक है। उसमें हमें देखना है कि नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो डेल्टा डेल्टा की वैल्यू आपके पास लेस देन 1 आनी चाहिए, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 2 आ रही है तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो ये जो हम करते हैं डेल्टा डेल्टा रेशियो वो हिडन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को देखने के लिए, फॉर एग्जांपल वो हिस्ट्री में नहीं दिया गया, अगर ये आपको डेल्टा डेल्टा रेशियो ग्रेटर देन 2 मिल रहा है तो आपको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के काजेस को देखना पड़ेगा, कोई वोमिटिंग तो नहीं है, कोई डायूरेटिक अब्यूज तो नहीं है, ठीक है। तो ये हिडन डिसऑर्डर को देखने के लिए कैलकुलेट किया जाता है, या डेल्टा गैप भी कहते हैं। उसका फार्मूला भी है, वो आपको जो अच्छा लगे, वो जो इजी लगे वो आप याद कर सकते हैं। हमने जो याद किया हुआ है डेल्टा डेल्टा रेशियो याद किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम आते हैं स्टेप्स में। जी वो डेल्टा गैप है डॉक्टर फैजान, ठीक है। वो जो आपको इजी लगे आप याद कर सकते हैं। हमें जो ये इजी लगा था डेल्टा डेल्टा रेशियो वाला।
बात एक ही है, वो भी आपको नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस का बताएगा। इफ लेस देन 18 वैल्यू आ रही है, 18 to 24 नॉर्मल होती है, 24 से ज़्यादा होता है तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि डेल्टा गैप क्या है, जिसको जो आसान होता है वो एग्जामिनर को याद होता है। तो हमारे से जो है वो एक दफ़ा डेल्टा गैप का पूछा गया था, मगर हमने कहा कि हमें जो है वो डेल्टा डेल्टा रेशो ज़्यादा याद है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दोनों की बात एक ही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक ही कान को पकड़े, जोर से पकड़े, खींच के पकड़े, ठीक है। दोनों कान कभी ना पकड़े, वरना आपको कोई चीज़ याद नहीं होगी। यस, तो अब इसमें इसको सॉल्व करें। इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी दिए गए हैं। इसमें जो है वो अगर कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़। ठीक है, तो आप चैट बॉक्स में जवाब तो आ गए हैं। metabolic acidosis close gap ये तो पता नहीं क्लोज गैप किसने लिखा है। नान गैप ये बोलेंगे ना। ये तो कौन सॉल्व करेगा, करके बताए सबको, कि सबको भी समझ में आए कि कैसे सॉल्व किया है। इनवाइस फ्रॉम स्टेप्स, डॉक्टर बिलाल। सबसे पहले इनका हमने पीएच देखा, वो पीएच जो है एसिडिक है, और इसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनका चेक किया तो वो अल्कलोसिस की तरफ जा रहा है, तो ये फेवर नहीं कर रहा है। तो फिर बाइकार्ब हमने देखा, बाइकार्ब जो है वो कम हुआ है, एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस था। फिर हमने कंपनसेशन चेक किया, तो विंटर फार्मूला के थ्रू, तो 14 में जो है 7 ऐड करेंगे, 21 में 8 डाले तो ये बन जाएंगे हमारे पास 29 नहीं, ये क्यों? प्योर। बाइकार्ब आपने इंटू 1.5 प्लस 8 देखा, करेंगे। अपने स्टेप्स जो हैं वो ठीक किए हैं। पहले पहले आप पीएच देखें, पीएच 7.35 है तो आपने लिखा एसिडीमिया या एसिडोसिस पढ़ेंगे। फिर आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ है, बट बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में हम मेटाबॉलिक प्रीफिक्स यूज करते हैं ना, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब भी होगा तो आप विंटर्स फार्मूला अप्लाई करेंगे ना कंपनसेशन के लिए। तो विंटर्स फार्मूला अप्लाई करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना आना चाहिए? 1.5 multiplied by bicarb 29 का आना चाहिए। 27 जो है वो और 31 के दरमियान आना चाहिए ना, प्लस माइनस 2 भी याद करें ना। जी प्लस ठीक है, माइनस 2। तो इसमें इक्वल आ रहा है, तो आपने लिखा कि प्योर जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ गया। फिर आपने चेक किया एनाइन गैप, तो एनाइन गैप के लिए एक चीज और आपको जो है वो दरकार human होती है, जो आपने पूछा नहीं, एल्ब्यूमिन। albumin एल्ब्यूमिन अगर नॉर्मल है तो आप जो भी एनाइन गैप इसका आ रहा है वो कितना आएगा, 10। ठीक है, तो 10 to 12 अब नॉर्मल उठाते हैं, तो नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ रहा है अगर एल्ब्यूमिन इसका 4 है तो। ठीक है, सर एक्सक्यूज मी, एक इनको हैक बताऊं छोटा सा इधर यहाँ पे जी सब जी लोगों को ना। विंटर फार्मूला लगाते हैं ना, उधर फंस जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है अक्सर। तो आपको शॉर्ट सा तरीका बताता हूँ सर, आप पिछली स्लाइड पे जाएंगे प्लीज। जी जी। बल्कि यही है, सेम है। अगर ये 14 बाई का बार है ना, इसका हाफ इसमें ऐड कर दे, ठीक है ना। अगर 14 का हाफ क्या है, 721 हो जाएगा, इसमें 8 ऐड कर दे, वो आपका जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा विदाउट कैलकुलेटर। यस, तो ये भी फार्मूला है 1.2 वाला भी, डॉक्टर बिला मैंने भी यही किया सर। दोबारा बताएं सर, दोबारा कौन सा हाँ मैं फार्मूला? दोबारा बताता हूँ आपको ना, पेपर में कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको एक हैक ही बताता हूँ। जितना भी आपको पता चल गया बाई का एबीजीज के ऊपर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, पहला स्टेप तो वही है, स्टेप वही आपने करना है। ठीक है, विंटर फार्मूला आपको माइंड से लगाने का तरीका बता रहा हूँ। जितना भी बाई का आप हो ना, उसमें हाफ ऐड करें। लाइक 14 है ना अभी यहाँ पे इस सामने स्लाइड पे, तो आप 7 7 8 ऐड करें। ठीक है, लाइक इधर 10 होता तो आप 5 ऐड कर दें, प्लस 8 कर दें। आपको माइंड के साथ ही कर दें, छोड़ दें कैलकुलेटर को, आपका 1 मिनट बच जाएगा पेपर में। यस, ये भी काम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो पेपर में जब सॉल्व कर रहे होते हैं ना, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। चले ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं डॉक्टर रेहान, जो आपको अच्छा लगे वो आप याद हाँ करें। जी, जिसको जो आपने अच्छा लगे वो कर। बता दिया। चलें इसको सॉल्व करें। हिस्ट्री तो नहीं दी गई, वैलिडिटी हम कंसीडर करते हैं वैलिड है। ठीक है, वैलिड होगी, कैलकुलेट करके देखें, भी हो सकता है वैलिड हो। तो इसमें जो है वो
क्या है? एल्बुमिन सर पहले बता दें। एल्ब्यूमिन नॉर्मल 4। सही है ना, एल्ब्यूमिन 4। तो डॉक्टर मिलान भी कर लिया है। डॉक्टर साहब डेल्टा डेल्टा भी कर लें। चले कोई माइक जो है वो अनम्यूट करके भी सॉल्व कर ले। डॉक्टर मरियम डेल्टा डेल्टा भी निकालें। सर इनका पीएच एसिडोटिक है और PCO2 भी इनका जो है दोनों नीचे आ रहे हैं। सेम डायरेक्शन ये में कि है। मेटाबॉलिक हाई सेम क्लियर आ डायरेक्शन रहा में है। है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस, वेरी गुड। मेटाबॉलिक एसिड अब और कंपनसेशन जो है कंपनसेशन 12 में जो है 6 ऐड करेंगे ये 18 हो जाएगा, 18 में 8 ऐड कर ले 26 हो जाएगा। वो कंपनसेटेड है। तो जो है +2 कंपनसेटेड है सही है ना, तकरीबन, वेरी गुड। ठीक है, +-2। ठीक है। अब कंपनसेशन हो गई। अब आप एनाइन गैप चेक करें। एनाइन गैप 94 में जो है 96 106 116 1006 ये जो है बनेगा 22 का। 22 अब 22 में से 12 माइनस करें, कितने होंगे? 12 माइनस करेंगे 10। 22 से 12 माइनस करेंगे 10 बजेगा। 10 और जो है 10 का डिफरेंस निकालें। 24 माइनस 12। ठीक है, लेस देन 1। तो इसमें एलिवेटेड गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसने यहाँ तक किया है। इन्होंने जो है ना वो नहीं किया है, डेल्टा डेल्टा नहीं निकाला है। डेल्टा डेल्टा निकालेंगे तो आपके पास 0.8 मेरे ख्याल से आंसर आ रहा है। ठीक है, जब भी आपको लेस देन 1 मिलेगा तो इसमें आप क्या ऐड करेंगे? नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 डिसऑर्डर हो गए, एक तो हगमा हो गया, हो गया। ठीक है, चलिए ये सॉल्व करें। कार्बन डाइऑक्साइड डॉक्टर सुनिए, आज तो ये सारे चैंपियन बने हुए हैं। हाँ डॉक्टर अनीफ, ये सारे होशियार हैं। देखिए ना, हमने सवाल अभी लगाए नहीं है, जवाब आ गए। सर हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारे पूरे एग्जाम पे एक डॉक्टर आफ्ताब, आप वाली बेच जो ना वो थोड़ी सी कमजोर थी, लग रहा है मुझे। मैं सर मैं कह रहा हूँ हमारी किस्मत अच्छी थी सर, हमारी दफा एक भी एबीजीज नहीं आई, ना रिटर्न में ना टॉक्स में नहीं कहीं। देखें, इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। जितने मुश्किल पेपर थे ये ग्लोम वाला और ये वाला इलेक्ट्रोलाइट्स वाला, हाँ ये CPSP के से कई मुश्किल सवाल थे ये। तो डॉक्टर अनीफ, हमें जो ना वो मेरे ख्याल से अब ये टेस्ट सॉल्व करवाने की जरूरत तो नहीं है ना, ये बच्चे हमारे वैसे ही होशियार हैं। हाँ जिन्होंने तो बिल्कुल। स्क्रीनशॉट निकाले में। हम्म डॉक्टर इतनी आफ्ताब, तेज हैं, बड़े तगड़े हैं। हम जो इनका एग्जाम ले रहे हैं ना वो ऑनलाइन ले रहे हैं अभी ना। अच्छा सर, मैं नहीं एग्जाम में, मुझे नहीं इनका स्कोर पता था। तो हम लिंक शेयर करते हैं, फिर टाइम होता है, फिर टाइम के बाद पेपर गुम हो जाता अच्छा है। ठीक है सर, ये भी ठीक मगर बच्चे हमारे होशियार हो गए हैं ज्यादा। तो अब 7.47 तो अल्कलोसिस हो गया, या अल्कलीमिया आप लिखेंगे। और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस तो हो गया। अक्यूट है या क्रॉनिक है? क्रोनिक है। अक्यूट है, वो 2 आवर्स की हिस्ट्री है ना। क्यूट है। तो अच्छा 2 पावर आवर्स जो अप्लाई करेंगे वो कौन सा अप्लाई करेंगे? क्रॉनिक 2 बनेगा 2 वाला। ठीक है, 1325। तो 2 जो है, हिस्ट्री में तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है तो 2 बाइकार्ब आपका कम होना चाहिए। इसमें 20 2 कम हो, आवर की हिस्ट्री है ना।
तो 4 कम होना चाहिए, मतलब 20 होना चाहिए बाइकार्ब इसका। 24 माइनस 4 20, इसका कितना है 14 है। ठीक है, तो जब भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलेगा वो बाइकार्बोनेट कम मिलेगा, तो मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है। तो इसका जवाब हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो आप क्या करेंगे, एनाइन गैप निकालेंगे। तो एनाइन गैप इसका कितना निकल रहा है, एल्ब्यूमिन नॉर्मल है 4 उठाते हैं तो एल 7, यस। तो नॉर्मल एनाइन 7 गैप एसिडोसिस नॉर्मल लाएंगे और रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। डेल्टा डेल्टा निकालेंगे, एनाइन के भाई नहीं तो डेल्टा निकलेगा। नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो ये आप देख लें, ये सॉल्व हुआ है और नॉर्मल नहीं गैप एनाइन। ना। चलें ये सॉल्व करें। पीएच का मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आराम से चैट बॉक्स में लिखें, कोई जल्दी नहीं है। डॉक्टर आफ्ताब, जी सर, जी जी सर। फ्राइडे को डॉक्टर फरकंदा जो है ना वो आपसे हिस्ट्री लेंगी। चले ठीक है सर, ठीक है सर। आसान सा कोई बना के दीजिएगा, मगर हमारी लेवल का हो, नेफ्रो वाली ना, सिंपल ना ठीक है हो। सर। सही है ना। डॉक्टर फरखंदा ने लेनी है सर, केस डॉक्टर इनको बताना है डॉक्टर पहले या सुनील नहीं? जैसा पेशेंट नहीं बनना आपने। बहुत प्यारा था जो भी सब कुछ बता दे। थोड़ा सा हाँ, चैलेंजिंग लेनी चाहिए। थोड़ा सा चैलेंजिंग होना चाहिए और अपनी लेवल जैसा होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक हो गया, ठीक है। हम्म, हम तो तो बड़े हम तो बड़े टफ पेशेंट थे ना, जो हमने लास्ट टाइम सेशन किया था। आपने और डॉक्टर बुशरा ने जो किया था ना वो बहुत टफ वाला था, मुझे याद है। तो नगमा विद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जवाब आ गए हैं। हगमा भी है, नगमा भी है, कोई हगमा बोल रहा है, कोई नगमा बोल रहा है। तो हमें लगता है सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोई सॉल्व करेगा इसको अनम्यूट करके। डॉक्टर बेला करेंगे, डॉक्टर बेला मैंने तो खैर लिखा है अवेलेबल है। मैंने तो मेरी पहले लिखा आवाज है बहुत डॉक्टर। फटी हुई होगी। नहीं बोले खैर बोले। खैर है। कोई बात नहीं है, फटी कोई कोई बात नहीं, हमारे सब कैसी है। ओके, ये सबसे पहले पीएच देखेंगे 7.09, तो एसिडीमिया है। Yes. फिर हम बफर्स को देखेंगे, CO2 34 है तो डिक्रीज है, बाइकाप 10, दोनों ही डिक्रीज है। बाइकाप ज्यादा डिक्रीज है तो टुवर्ड्स मेटाबॉलिक जा रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। कंपनसेशन निकालेंगे हम, 24 माइनस 10 14 हो जाएगा। 14 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से तो 16.8 होगा। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे 40 से तो हमारा CO2 होना चाहिए 23.2, ये 34 है तो ये उससे इंक्रीज्ड है। तो CO2 इंक्रीज है तो मिक्स्ड है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साथ। एनाइन गैप एनएन गैप निकालेंगे और वो 13 आ रहा है। फिर डेल्टा हाँ डेल्टा रेशियो निकाल रहे हैं तो वो 0.07 आ रहा है। 12 आएगा ना, 12 एनाइन 12 गैप। आ रहा है ना एनाइन जब। ठीक है 135 है ना हाँ ठीक सोडियम। है, ठीक है ठीक है 12 13 ठीक है। और फिर 13 का एनाइन गैप आ रहा है। करेक्ट नहीं करेंगे। करेक्ट एल्ब्यूमिन करेंगे। कितना बताया? अच्छा, मैंने टू एल्ब्यूमिन पॉइंट देखा ही जीरो नहीं। सॉरी सॉरी, एल्ब्यूमिन 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 लिखा है ना, छुपा के लिखा हुआ है एल्ब्यूमिन इन्होंने। कितना। हाँ, वो मैंने नहीं देखा था। तो ठीक है ये हम 2.55 ऐड करेंगे ना, और यस 5 8 करें और 12, तो 13 + 5 18 हो जाएगा। तो 17 आपके एनाइन गैप। ठीक है, जी, डेल्टा डेल्टा रेशो। फिर मैं अब दोबारा कैलकुलेट करूँ, मैंने 13 से किया था। तो आप 17 को 12 से माइनस करेंगे 5 होगा, और डिवाइड करेंगे 13 से तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसमें 3 डिसऑर्डर हो गए। 0.4 नॉर्मल एनाइन गैप भी होगा साथ। तो इसमें नॉर्मल एनाइन गैप भी है, हाँ, एनाइन गैप भी है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है। ठीक है, इन्होंने जो है ना वो डेल्टा डेल्टा नहीं किया हुआ, बाकी किया हुआ है। चलें इसको सॉल्व करें। अभी हमारे पास बहुत सारी एबीजीज और हैं, तो ये सारी प्रैक्टिस के लिए आपके ऐड किए हैं कि आप जो है वो सॉल्व कर लें। इसमें एल्ब्यूमिन B2 है।
तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हिस्ट्री में कोई सजेस्टिव थिंग है दैट सजेस्टिव ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सीओपीडी और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस? सीओपीडी सीओपीडी में तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया ना। सीएचएफ को डायरेक्ट देता होगा, डायूरेटिक्स देते हैं ना सीएचएफ में, हो सकता है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस उसकी वजह से हो। जी ठीक है, तो यस, तो 7.41 दैट सजेस्टिव ऑफ क्या अल्कलोसिस है, एसिडोसिस है, क्या है? पीएच नॉर्मल है 7.4 आ रही है ना, नॉर्मल। नॉर्मल रेंज यही होती है। अगर हम इसको अल्कलोसिस कंसीडर करें जो हमने अप्लाई किया था ना फार्मूला, ये 7.4 से ज्यादा होगी तो अल्कलोसिस, थोड़ा सा अल्कलोसिस की तरफ कम होगी तो एसिडोसिस। ठीक है, कुछ जो है वो 7.35 उठाते हैं रेंज के, 7.35 से कम होगी तभी आप एसिडोसिस कहेंगे, या 7.35 टू 7.4 के दरमियान होगी तो यू हैव टू सी द अदर थिंग्स। ठीक है, तो डिफरेंट ऑथर्स हैं, उनकी डिफरेंस जो है वो तरीके हैं को इंटरप्रेट करने के। जो हमने याद किया था, हमने से याद किया था 7.4 उठाया था, तो ये अल्कलीमिया शो कर रहा है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में? अपोजिट है, अपोजिट है। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेशन में 1.5 ऐड करेंगे तो 25.5 होना चाहिए, 34 है। तो इसका मतलब क्या है? ये अल्कलोसिस भी है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। यस, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी है। एनायन गैप कैलकुलेट करेंगे? अल्कलोसिस है तो करेंगे। करेंगे क्लोज गैप कितना आ रहा है? 90 ये आ रहा है इसका जो है 7 का। एल्ब्यूमिन 2 है, एल्ब्यूमिन 2 है, तो 2 उसमें ऊपर 12 हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, चलें इसको सॉल्व करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इनसे पूछा है कि एल्ब्यूमिन की वजह से एनायन गैप चेंज क्यों आता है? नहीं, ये मैंने नहीं पूछा है डॉक्टर अनीफ, ये तो मैं जल्दी में भूल गया। डॉक्टर अनीफ के दिमाग में खराफाती घुस जाती है। चलिए बता दें, किसी को पता है? कॉम्प्रिहेंसिव में लिखा है, भूल गई। कॉम्प्रिहेंसिव में लिखा हुआ है? तो जी चलिए बिल्कुल। पेज नंबर बता दें। ले रीजन याद नहीं है तो पेज नंबर याद कैसे होगा? ठीक है डॉक्टर अनुला, नेगेटिव चार्ज है, फिर उससे क्या होगा? पर तो अगर एल्ब्यूमिन कम होगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, फिर इसीलिए गैप ज्यादा हो। तो लेकिन नहीं, गैप ज्यादा हो गया, गैप ज्यादा होने का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज जब कम होगा, लेकिन लेकिन आप जब गैप निकाल रहे हो, अनमेजर्ड एनायन। हाँ अब आए ना बात पे आप। अनमेजर्ड एनायन जो है वो पोर्शन ऑफ एल्ब्यूमिन व्हिच हैज डिक्रीज्ड, तो अनमेजर्ड एनायन उसको कवर कर रहे होते हैं। चलें ये सॉल्व करें, किसी ने सॉल्व किया है? 7.39 कौन मैंने से? भेजा हुआ है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस विद हाई रैंक के मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी है। डेल्टा रेशियो मोर देन 2 है। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि इन 3 डिसऑर्डर में उनके काजेस क्या क्या हो सकते हैं? मतलब आपको अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बनाना है। हम ये सॉल्व कर रहे होते हैं ना एबीजी, एक इसका मकसद ये भी होता है कि हम एंड तक किसके डिफरेंसेस या डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे भी पहुंचें कि क्या क्या काजेस किस डिसऑर्डर के हो सकते हैं। इस पेशेंट में आपको क्या लग रहा है? ये बिलीमिया की पेशेंट है, वोमिटिंग हो रही होगी, उस वजह से अल्कलोसिस है, और कुछ Okay. आंटी ने खाया हुआ है तो उस वजह से रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस विद हाई रैंक हो सकता है। तो क्या खाया हो सकता है? ये सैलिसलेट वगैरह खाए होंगे, और क्या खाती हैं लड़कियां?
तो सेलिसाइक्लेट खाए हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको पता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाई एनायन के मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और इसके अलावा आपको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस भी मिल सकता है ना। ठीक है, तो इसको मैनेज कैसे करेंगे? फिर आखिरी जो सवाल होता है ना एबीजी इंटरप्रिटेशन में, टॉक्स में आपके पास सिनेरियो आ गया, तो लास्ट सवाल ये होता है कि हाउ यू मैनेज दिस पेशेंट। तो उसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में आंसर देना होता है। तो कैसे आंसर देंगे? इस पेशेंट को मैनेज करना है। आपने एनालिसिस कर लिया, आपने वैलिडिटी चेक कर ली, आपने हिस्ट्री पढ़ ली, वैलिडिटी चेक कर ली, पीएच देख लिया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड देख लिया, उसके बाद कंपनसेशन देख ली, उसके बाद एनाइन गैप चेक कर लिया, उसके बाद डेल्टा डेल्टा चेक कर लिया, आप ट्रिपल डिसऑर्डर पे पहुंच गए। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि हाउ यू मैनेज। उसमें हम उसकी पीएच देखेंगे, उसको इंक्रीज करने के लिए ये है, अल्कलाइजेशन करेंगे। ये आपके पास है, सिनेरियो यही है। 7.3 है। इसके रीनल फंक्शंस बताएं, उस पे हम डिसाइड करेंगे डायलिसिस करनी है नहीं करनी। इसके लेवल्स देखा कितने हैं सैलिसिलेट्स के? 15 यूरिया है, 0.8 क्रेटिनिन है, 75 उसकी जो है आरबीएस है। इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ आपको वैल्यू दी गई हैं। और एस्पिरिन का लेवल कितना है? वो मेयर नहीं किया है, कंफर्म नहीं है, आपने सजेस्ट किया है कि ये हो सकता है ना। अभी आप जनरल मेयर्स बताएं, ठीक है। डायरेक्ट आप कभी भी आप जंप ना करें टू वो तो डेफिनेटिव। आपने बता नहीं दिए, अभी तो बताया आपने। जी, तो जनरल मेयर्स में क्या क्या करेंगे इसको? वही एबीसी। यस, तो यू विल एडमिट द पेशेंट वन हाई डिपेंडेंसी यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट। आई विल सिक्योर द एयरवे, डॉक्टर नीफ। ये जी बच्चों जी। को जुमले बता दें आप वाले, बच्चे याद कर रहे हैं आपको। मैंने असल में सुना नहीं, आपका सेशन थोड़ा सा मिस कर गया। हाँ, तो किस हवाले से? ये मैनेजमेंट ऑफ लास्ट स्टेप जो होता है ना एबीजी के इंटरप्रिटेशन में आपने कर ली, उसके बाद ये टॉक्स में जो स्टेशन होता है उसमें पूछते हैं कि हाउ यू मैनेज दिस पेशेंट। जैसे ये पेशेंट है, इसमें ट्रिपल डिसऑर्डर मिलता है ना, तो उसमें तो यही है ना कि सर आई विल आई, उनको बताया है। हाँ उसमें यही कहेंगे सर आई विल टेक अ डिटेल्ड हिस्ट्री फ्रॉम दिस पेशेंट एंड will assess his drug history and will rule out any substance uh, which might be the cause of his underlying disorder or acidemia, and will stop that agent, and followed by the correction of underlying acidosis with appropriate fluid, जो कि हो सकता है बाइकार्ब बेस्ड फ्लूइड हो या फिर oral alkali therapy हो, and if it doesn't respond to it, will do hemodialysis. यस, तो इसमें स्प्रिंट टॉक्सिसिटी जैसे का हो सकती है, उसी की वजह से जो है हमें ट्रिपल डिसऑर्डर जो मिल रहा था, जैसे डॉक्टर बेलम ने ठीक कहा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, अगमा और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। चलिए ये सॉल्व करें। So you have a 32-year young female, pregnant, visiting ER with a 4-day history of non-stop vomiting. Vitals जो हैं, blood pressure 78/42, heart rate 145, temperature 37 degree, pH 7.41, carbon dioxide 42, bicarb 26, sodium 146, potassium 3.2, chloride 92, bicarb 26, urea 19, creatinine 2.2, RBS 84. इसका तो वो आ रहा है कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस विद गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कैसे पता चला? एनएन गैप बढ़ा हुआ है 28 का एनएन गैप 28 का 28 28 का है, तो 92 और 26 कितने होंगे?
ये 118 118 तो और डेल्टा डेल्टा कितना निकल रहा डेल्टा डेल्टा मैं तो दूसरे तरीके से निकालता हूँ। लेस देन 1 है 2.2 मतलब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जो हमारे पास पहले ही आ गया था वही आ रहा है। डेल्टा Yes, डेल्टा 2 से ज्यादा है। तो ये सॉल्व कोई और वैल्यू आपको पूछनी हो इस एबीजी में तो आप पूछ सकते हैं। वैल्यूज तो सारी दी गई हैं। डॉक्टर सुनील, जो लास्ट पेपर आया था थ्योरी का, जी उसमें स्टेम्स पूरी थी? पता नहीं बच्चों ने, हमारे टाइम जो आया था ना, उसमें स्टेम्स पूरी नहीं थी। इस बार का डॉक्टर आफ्ताब जी सर वैसे इतना कोई इश्यू तो नहीं हुआ था, हो गया था इस तरह, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, नहीं लेकिन स्टेप ठीक था। अधूरी थे, पूरी नहीं थी। जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स थे आपको सिनेरियो में जो आपको हिंट दें कि ये चीज हो सकती है वो सारी गायब थी। जो भी एएसएन के सवाल थे उसमें से सारी जो पॉजिटिव चीजें थी वो गायब थी। सॉरी, मेरे ख्याल में तो पूरी थी। एएसएन वाले तो बिल्कुल एज सच कॉपी नहीं आए हुए थे, मुझे याद है, वो तो एज सच आए हुए थे। हमने जितनी चीजें देखी थी, 2-3 लोग बैठे थे डिस्कस करने, तो काफी चीजें थी जो अब पता नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मे भी शायद मैं मिस कर गई हूँ, पर मुझे ऐसे लगी थी चीजें वहां पे, काफी चीजें थी जो नहीं इनको रिमूव करनी चाहिए थी, वो रिमूव थी। अब इस तरह तो कर कर हमारे अब हमारे जैसा पेपर है में तो आगे से। कुछ सवाल ही गलत थे, बाद में हमने हाँ गलत डिस्कस किए थे। तो इसमें सवाल भी ही ऐसा गलत था, थे, हमें जिनके तो ऑप्शन पता ही भी कुछ नहीं बन रहे थे डॉक्टर अप्रोप्रिएट। हनीफ और था, डॉक्टर ऐसे भी था कुछ क्वेश्चन जवाब सही वाकई थे, कुछ। जवाब सही थे डॉक्टर हनीफ। जवाब तो तब ठीक हो गया जब सवाल ठीक होगा। तो जवाब ठीक होने चाहिए सवालों का करें। नहीं सही नहीं होंगे तो जवाब ठीक कैसे करेगा बंदा। तो इसमें हाई 9 के मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ रहा है और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस आ रहा है। कमेंट्स में ये जवाब आ रहे हैं। पीएच 7.47 अल्कलीमिया या अल्कलोसिस कहें आप। कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो रेस्पिरेटरी हो गया, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। अक्यूट है या क्रॉनिक है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आपको पता होना चाहिए कि अक्यूट है या क्रॉनिक है। अक्यूट ही लग रहा है ना, ठीक है। तो अक्यूट ही लग रहा है, तो अक्यूट ही लग रहा है, नर्सिंग होम से शिफ्ट हुई है, ठीक है। तो अक्यूट लग रहा है तो अक्यूट में आप क्या उठाएंगे? 2। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका कितना कम हो रहा है? 15। 15 तो इसका जो है वो कितना जो है बाइकार्ब कम होना चाहिए? 3 और -3 21 होना चाहिए, मगर इसका बाइकार्ब 17। तो इसमें क्या हुआ है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है विथ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो एनाइन गैप कैलकुलेट करेंगे तो एनाइन गैप कितना निकल रहा है? 21 आर यू श्योर? एल्ब्यूमिन से एल्ब्यूमिन को देख लेना। हाँ ना, एल्ब्यूमिन को देख ही नहीं रहा है डॉक्टर आफ्ताब ये ना। अच्छा 26 है। 26 वो कैसे? ये इनका जो है वो आ रहा है 21 का 2.7 है। 5 क्यों अच्छा ऐड तो करें? नहीं फिर 3 ऐड हो जाएगा। 2.7 2.7 तो अप्रोक्सीमेटली 3 ऐड हो जाएगा। तो 8 करेंगे ना।
हाँ तो ये 8 तो 24 शो करेंगे, 3 ऐड कर लें, चलें 2.8 या 3 ऐड कर लें, ठीक है। तो 3 ऐड करेंगे ना तो कितना होगा? जी 24। तो 24 हाई 9 गैप हो गया, हाई 9 गैप में आप डेल्टा डेल्टा निकालें। डेल्टा डेल्टा 24 2 का माइनस बनेगा। 2 आ गया ना 2। 2 हो गया, डिवाइड बाय 24 माइनस 17 कितना होगा? 7। 2 डिवाइड बाय 7 कितना होगा? 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो कम हो गया, तो इसमें हाई 9 गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है। तो इसमें काजेस बताएं, इसमें हगमा का काज क्या हो सकता है, इसमें रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस का काज क्या हो सकता है, इसमें नगमा का काज क्या हो सकता है। तो जब भी आप एबीजी सॉल्व करेंगे तो ये भी चीजें आपको जहन में आनी चाहिए अलोंग विद सिनेरियो, ठीक है। तो क्या क्या काजेस हो सकते हैं? फीवर है हाई 9 गैप का। फीवर है तो रेस्पिरेटरी फीवर है, तो फीवर में आप क्या सोच रहे हैं, क्या हुआ है? रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगा। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस तो फॉर एग्जांपल निमोनिया है, कोई और हुआ है। टिकनिया हो रहा है फीवर की वजह से। इसके अलावा फीवर की वजह से नहीं, लैक्टिक एसिड की डॉक्टर वजह सुनील डेल्टा डेल्टा कितना निकाला है इन्होंने? डेल्टा डेल्टा इन्होंने निकाला है 24 माइनस 12 0 पॉइंट समथिंग बताया इन्होंने। 1.5 क्यों नहीं निकलेगा? 1.5 2.0 बन निकलेगा। रहा है डेल्टा डेल्टा। 2.0 हाँ 24 माइनस 10, ठीक है 24 माइनस 10 14 आ गया। और 17 24 में से 17 निकाले तो आपका 7 आ गया। 14 को 7 से डिवाइड करें तो 2 आ गया। 2 बन रहा है ना, आप 0.2 क्यों बोल रहे हैं? तो 2 बन रहा है, सबने गलत निकाला है, ठीक है। तो डिफरेंस बोला था एनाइन गैप हमने 24 उठाया है इसका, ठीक है, एल्ब्यूमिन को करेक्ट करके। फिर हमने माइनस किया है 12 से या 10 से, ठीक है। फिर डिवाइड हम जो कर रहे हैं वो डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंस इन बाइकार्ब से। बाइकार्ब का डिफरेंस आपको पता है कितना निकलेगा इसका? 24 माइनस 17 7। तो डिवाइड करेंगे तो जो है ना वो आपके पास जो डेल्टा डेल्टा निकलेगा वो 1.7। तो आपने 12 उठाया होगा, ठीक है। नहीं मुझे ये बताएं, अगर हम 12 लेते हैं तो 1.7। 10 उठाओ 10 12 12 को छोड़ दो 10 उठाओ। नहीं, अगर हम 10 उठा रहे हैं तो फिर ये तो कैलकुलेशंस चेंज हो जाती हैं। हम 10 उठाएं 12 उठाएं, अगर 1.7 तो 1 के बीच में आ रहा किसी है, जगह पे 12 लिखा हुआ है, किसी जगह पे 10 लिखा हुआ है। क्योंकि जो इसमें तो ये फिर डिफरेंस आ जाएगा ना हमारे इंटरप्रिटेशन में। 1.7 तो 1 to 2 के बीच में है। अपने एग्जांपल लिए से जिंदगी आसान बनाए 10 उठाएं। ठीक है, डॉक्टर यही जुमला इस्तेमाल करते हैं अपनी जिंदगी, और जो है ना वो सबकी जिंदगी आसान बनाए, तो सर ठीक है इसमें ये जो एक्यूट और क्रॉनिक थे पिछले वाले सिनेरियो में ना, जी। उसमें सर टाइम ड्यूरेशन नहीं मेंशन था ना, तो हमने एक्यूट और क्रॉनिक किस बेस पे ले ली? आपको क्या लग रहा है सिनेरियो के मुताबिक? मुझे तो सिनेरियो के मुताबिक एक्यूट लग रहा था ना। तो आप एक्यूट उठाएं, ठीक है। देखो ना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुई है उसको, फीवर हुआ है, डिस्निया हुआ है, तभी बंदा जो ना ईआर में आया है ना। तो डॉक्टर हनीफ ने एक सोडियम डिसऑर्डर में एक जुमला बताया था, एक्यूट और क्रॉनिक का, किसी को याद है? अगर आपको पता नहीं है तो आपने क्रॉनिक लेनी है, 1.35। अगर हॉस्पिटल में बेड अगर है कोई और पेशेंट अगर ड्यूरेशन कोई मालूम है पेशेंट तो वो एक्यूट है। अगर हॉस्पिटल के अंदर हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो रहा है तो वो अक्यूट होगा या क्रॉनिक होगा? एक्यूट अक्यूट होगा, यस, ठीक है। क्रॉनिक वाला पेशेंट जो है ना वो घर से आता रहेगा आराम आराम से, आराम आराम से, ठीक है। तो हॉस्पिटल के अंदर जो मोस्टली डेवलप होते हैं सोडियम डिसऑर्डर्स, वो अक्यूट होते हैं, अक्यूट हाइपोनेट्रीमियाज होते हैं या हाइपरनेट्रीमिया होते हैं, ठीक है। क्रॉनिक वाले जो है चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। चलें इसको सॉल्व करें। लेकिन आपका जो सिनारियो था ना वो जो सुसाइडल अटेम्प्ट वाला,
वो एक्यूट था क्योंकि सुसाइडल अटेम्प्ट पता ही है ना आपको। वो 4 आवर्स की हिस्ट्री भी दी हुई थी डॉक्टर ने उसमें। अनकॉन्शियस मिली है 4 आवर आफ्टर 4 आवर्स। एक्यूट में पता है आप टोटल डेफिसिट को नॉर्मलाइज कर सकते हो उसको। यस, मेरे बस स्टेप्स इनको बताने थे ना कि याद रखें। आई विल एडमिट द पेशेंट आईसीयू एचडीयू, आई विल सिक्योर द आईवी कैनुला, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एयरवेज। तो ये स्टेप्स ये बताएं लाजमी ना। ये आंसर बता दें। pH is 6.96, that's suggestive of एसिडोसिस या एसिडीमिया। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, बढ़ा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स सजेस्टिव ऑफ रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जब भी होगा तो कंपनसेशन आपको चेक करनी है। कंपनसेशन में आप बाइकार्ब देखेंगे। अब ये एक्यूट है या क्रॉनिक है? acute लग रहा है, ठीक है। तो 1 उठाएंगे एक्यूट में, तो बाइकार्ब जो है इस पेशेंट का जो है वो कितना होना चाहिए? 22 को 26 होना चाहिए ना। इसका 13 है, तो मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो बन गया। अब हम चेक करेंगे एनाइन गैप। तो एनाइन गैप कितना निकल रहा है इसका? 25 के 30 से कैसे? ये एल्ब्यूमिन, अल्बुमिन में समझ नहीं आ 30 एल्ब्यूमिन आपने देखा नहीं है। 25 का है। एल्ब्यूमिन अल्बुमिन नहीं भूलना, यहाँ पे बोल रहे हैं एग्जाम में नहीं भूलना। नहीं, अल्बुमिन कितना कम होगा तो हम कितना ऐड करेंगे, ये समझ नहीं आ रहा। 1 पे 2.5। अगर एल्ब्यूमिन 4 ग्राम से 3 ग्राम हो जाता है तो 2.5 आप ऐड करेंगे। इसमें एल्ब्यूमिन है 2, फॉर एग्जांपल 2 कंसीडर करें 31 हो रहे ना। यस, तो आपको 5 करना पड़ेगा। जो भी जवाब आएगा उसमें आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया एल्ब्यूमिन वाला? जी जी, बस 31 है। पूछा करें चीजें इस तरह। यस, तो अब डिफरेंस एनाइन गैप, डिफरेंस इन बाई का डेल्टा डेल्टा कितना निकला? 1.9 1.9 या 2। ठीक है, तो ये दैट सजेस्टिव ऑफ प्योर Iodine आयनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ठीक है, इसको सॉल्व करें। यस डॉक्टर रेहान, डेल्टा डेल्टा जो अब निकालेंगे ना, तो डिफरेंस एनाइन गैप, डिफरेंस इन बाई का सर आप ये ये क्वेश्चन पूछना था। वो डेल्टा में थोड़े से अपना एक कंफ्यूजन खत्म करना है मैंने। जो मैंने वीडियो याद की थी ना कि वो 0.4 से कम हो तो हम नेगमा, नहीं नहीं, वो 0.4 उसको से छोड़ें, कम हो तो इसको नेगमा हो, इसको फिर इसको 0.4 उसको से छोड़ें, 0.8 इजी वाली याद वीडियो करें। थी, फिर 1 to 0.8 2 से 2 होगा तो और 2 मतलब से प्योर अबव। हाई नाइन गैप इस तरह की मेटाबॉलिक कुछ वीडियोस एसिडोसिस थी है। या 1 से पता नहीं कम है, मैंने कहाँ से पढ़ा था। वो आपने गूगल से पढ़ा होगा। इस पे गूगल पे आप लिखेंगे ना डेल्टा डेल्टा, पहली पहली तस्वीर ही वही आएगी जो आप बता रहे हैं। तो हेलो दूसरे नंबर पे ये तस्वीर आएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें 1 to 2 होगा तो प्योर हेलो अगमा, 1 से कम होगा तो नगमा भी है, 2 से ज्यादा होगा तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी है। डॉक्टर आफ्ताब, आप कुछ बताना चाह रहे हैं इनको? नहीं सर, बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा था जो आपने बताया ना, लेस देन 1, 1 to 2 और मोर देन 2, इजी है और इसी को याद करें। बस इसमें एक सिचुएशन है कि 0.5 से कम है तो नगमा है। यस, तो इसमें क्या आया? इसका जवाब क्या आया? एक तो पीएच ज्यादा। मेटाबॉलिक Metabolic alkalosis with respiratory acidosis. यस, एनाइन गैप कितना है? एनाइन गैप कम है, 7 है। ठीक है, तो इसमें ज़रूरत नहीं है आपको कुछ करने की। चलो इसको सॉल्व करें। डॉक्टर सुनील जी, कॉन्ट्रैक्शन अल्कलोसिस का कैसे पता लगेगा इनको एनाइन गैप से? हाँ, तो एनाइन गैप से कॉन्ट्रैक्शन अल्कलोसिस का कैसे पता पड़ेगा?
हाईएस्ट क्लोराइड तो नहीं होगा उसमें, तो क्लोराइड कम होगा ना, क्लोराइड डिप्लीशन होती है ना। जैसे वोमिटिंग है तो वोमिटिंग में क्लोराइड डिप्लीशन होगी ना आपकी। एक ये भी सवाल आता है ना इनकी बीसीक्यूज में, तो विच चैनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और मेंटेनेंस ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेरे ख्याल से। चलिए ये असाइनमेंट है इनकी। पहले ये ग्रुप पे जो है ना वो लिखिएगा ढूंढ के गूगल करके। तो इसमें नगमा है, यस पेंड्रिन। इसमें पीएच 7.31 कम है, दैट सजेस्टिव ऑफ एसिडीमिया और एसिडोसिस। कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो कंपनसेशन चेक करें, 1.2 वाला फार्मूला या 1.5 वाला फार्मूला लगाएं। तो कंपनसेशन, या डॉक्टर आफ्ताब वाला फार्मूला लगा लें, तो कंपनसेशन में क्या आ रहा है? डॉक्टर आफ्ताब आपका फार्मूला कौन सा है? 28 31 आ रहा है। डॉक्टर 31 मैंने प्लस इसको माइनस आसान 4। जी मैंने जी थोड़ा सा आसान किया है कि अगर 16 है ना तो इसका हाफ हो जाएगा 8 8 को ऐड करें 24, फिर और 8 ऐड करें 32 हो जाएगा, इजी है। तो वो 33 आ रही है, तो नॉर्मल कंपनसेशन है। यस, तो जो है वो नॉर्मल एक्चुअली इसमें कैलकुलेटर की बचत हो जाएगी, तो इनका टाइम बच जाएगा। यस, और एनाइन के 10 10 तो नॉर्मल है, एल्ब्यूमिन का पता नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए सॉल्व करें। हगमा हगमा हगमा। ठीक है, तो इसमें बाई का आप कौन सा उठाएंगे, 11 उठाएंगे 10 उठाएंगे? 11 10 11 11 उठाएंगे, उठाएंगे। ठीक है। तो इसमें एबीजी में पीएच 7.27 है, कम है, एसिडोसिस है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 23 है, बहुत कम है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। उसके बाद कंपनसेशन चेक करें, डॉक्टर आफ्ताब वाला शॉर्टकट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? 23। तो इट इज फुली कंपनसेटेड ना। एनाइन गैप निकालें तो एनाइन गैप कितना आ रहा है? एनएन गैप जो है 28 का 28 29 का आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा डेल्टा डेल्टा निकालेंगे तो 17 को डिवाइड करेंगे 14 से, ऐसे ही। ये 16 को डिवाइड करेंगे 13 से तो 1.2, यस। तो 1 और 2 के दरमियान आ रहा है, ठीक है। दैट्स सजेस्टिव ऑफ द प्योर एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये सॉल्व करें। अच्छा डॉक्टर सुनील, एग्जाम में इसमें जो आपका टॉक्स है उसमें पिक्चर आती है इसकी, एबीजीज की पिक्चर तो नहीं आती उसमें, जो कोई एबीजीज रियल टाइम पकड़ाते तो नहीं है? नहीं, वो सिनेरियो देते हैं बस। ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर एबीजीज के में वो दूसरी भी चीजें हैं ना, बेस एक्सेस, यस यस उसका भी पता होना चाहिए। जी। चलिए इसको सॉल्व करें। इसका तो हाई गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आ रहा है। तो पीएच 7.23 है, इसका मतलब क्या हुआ? एसिडी में एसिडी में
एसिडीमिया है, एसिडोसिस है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड देखें वो भी कम हो रहा है तो मेटाबॉलिक हो गया। मेटाबॉलिक में आप कंपनसेशन चेक करेंगे तो कितनी आ रही है? 24 22। ठीक है, 22 करेक्ट। नॉर्मल कंपनसेशन आ रही है ना। तो फुली कंपनसेटेड है। हाँ, हगमा विद मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। एनाइन गैप कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, एनाइन के इसका 54 आ रहा है। 77 प्लस 9 माइनस 140 ऐसे 54। जी। तो हाई 9 गैप हो गया। फिर डेल्टा डेल्टा निकालें। डेल्टा इसका 2 से ऊपर आ रहा है, 2.2 से ऊपर आ रहा है तो इसमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी है। ठीक है, तो वोमिटिंग की वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी है। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लें। इजी वन, बहुत ही इजी सवाल है आपके लिए। आयरन के मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एनाइन गैप कितना आ रहा है? 40। 40। वेरी गुड। डेल्टा around 2। ठीक है, ये भी आप देख लें। पीएच 7.31 है। एसिडोसिस या एसिडीमिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। फिर आप जो है कंपनसेशन चेक करेंगे 1.2 डिफरेंस इन बाइकार्ब। ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, 1.5 वाला भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एनाइन गैप इस पेशेंट का कितना आ रहा है? 19 का आ रहा है सर। 19 का आ रहा है। और डेल्टा डेल्टा निकालेंगे तो 19 माइनस 12 ये हो गया 7, या 19 माइनस 10 उठाएं। और डिफरेंस इन जो है बाइकार्ब उठाएंगे। बाइकार्ब 24 माइनस 5 19। तो डेल्टा डेल्टा कितना निकलेगा? 7/19 मतलब 0 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है। यस, इसको देखें। metabolic acidosis with respiratory acidosis। गैप निकल। तो 7.07 एसिडोसिस या एसिडीमिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। तो डिफरेंस 1.2 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1.5 वाला। तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए इसमें कंपनसेटेड होना चाहिए? मैक्सिमम 28। 18 तो जो है ना इसमें 20.8 होना चाहिए, मगर इसका 28 है, ज़्यादा है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो गया। उसके बाद इनलाइन गैप निकाल लें। इनलाइन गैप कितना आ रहा है इसका? 14 17। 125 सोडियम है ना? जी जी 79 17 आएगा। फिर 17 माइनस 12 होगा 5। और डिफरेंस इन बाइकार्ब कितना होगा? 24 माइनस 8 कितना होगा? 16। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे जो आपका जो तो तकरीबन यही आएगी। दैट सजेस्टिव ऑफ नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस आल्सो। यस, 0.4। इसको देखें। सेवन 7.45 अल्कलोसिस या अल्कीमिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी पड़ा हुआ है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस तो होगी। मेटाबॉलिक जब अल्कलोसिस होगा तो कंपनसेशन के लिए आप फार्मूला अप्लाई करेंगे 0.7 या 0.75 और ब्रैकेट में बाइकार्ब का डिफरेंस। ठीक है, 26 का डिफरेंस आ रहा है, उसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से या 7 से 0.7 उठाते हैं हम। ठीक है,
0.7 मल्टीप्लाई बाय 26 प्लस 40 करेंगे 58 होना चाहिए, ठीक है, मगर इसका कितना है 50 है। इसका जो है ना वो सॉरी इसका जो है वो 75 है, 58 होना चाहिए। तो आपने जैसे बताया कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है, उसके अलावा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी है। तो दो चलो ये देखें, we have a 25-year young male with history of recurrent stone disease has the following serum electrolytes। इसमें बताएं कौन सी जो है वो एबनॉर्मलिटी आपको मिल रही है। metabolic acidosis, मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो हो गया, अब आप चेक करें कि कंपनसेटेड है या नहीं है। compensated है। तो 1.2 डिफरेंस इन बाइकार्ब 9 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कितना होगा 10 माइनस 40 30 आ रहा है, 29.2 या 30 आ रहा है। तो अब इसके लिए अब एनाइन गैप चेक करें। एनाइन गैप चेक के लिए आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स ये रहे। एनाइन गैप कितना आ रहा है डॉक्टर बेला 10 6 10 आ रहा है। 6 10 अच्छा 8 आ रहा है। 112 प्लस 17 माइनस जो है 137 8, ठीक है 7 या 8 आ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल एनाइन के मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि नॉर्मल एनाइन के मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों है, ये अप्रोच कैसे करेंगे। यूरिनरी एनाइन गैप, तो यूरिनरी एनाइन गैप इसमें आपको क्या लग रहा है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू दिस पॉजिटिव 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 होगा। पॉजिटिव होगा। डिस्टल आरटी विच टाइप ऑफ आरटी है डिस्टल आरटी तो यूरिन पीएच इसकी क्या होगी अल्कलाइन ग्रेटर देन 5.5, ओके यस 5.5 से ज्यादा होगी। तो हाइपर पैराथायरिज्म की वजह से भी हो सकता है, ये आरटी की वजह से हो सकता है, मिडिलरी स्पंज डिजीज की वजह से हो सकता है, मोस्ट लाइकली डिस्टल आरटी लग रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट सिनेरियो यस, तो लास्ट सिनेरियो जो है ये सॉल्व करते हैं। बाकी जो है आपसे पीडीएफ शेयर किया जाएगा, उसमें बहुत सारे सिनेरियो हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये इसकी जो है वैल्यूज आपको दी गई हैं, पीएच आपको दी गई है, तो इसमें बताएं कौन सी एबनॉर्मलिटी है। इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपको दिए गए हैं। बाकी जो ए ग्रेडियंट है और बेस एक्सिस है वो कभी कभी पूछे जाते हैं लास्ट सवाल में, वो हम आपको जो है टॉक्स की जो स्टेशन कवर करेंगे उसमें ए ग्रेडियंट का बता देंगे कि हाइपोवेंटिलेशन में उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, और जो है वो अदर काजेज में उसकी वैल्यू कितनी होगी, और हम वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला आपको याद करना चाहिए। तो इसमें क्या डिसऑर्डर है, कितने डिसऑर्डर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो पीएच को देखें तो 7.49 है, ज़्यादा है तो अल्कलोसिस या अल्कलीमिया को शो कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ा हुआ है, दैट सजेस्टिव ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला अप्लाई करें 0.7 और डिफरेंस इन बाइकार्ब, तो डिफरेंस इन बाइकार्ब मेरे ख्याल से आएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 0.7 तो 9.8 हो गया, उसमें 48 करेंगे तो 49 या 50 होना चाहिए। इसका कितना आ रहा है 60 तो इसमें ज़्यादा है, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है। तो एनाइन गैप निकालें कितना है 85 प्लस 38 कितना हुआ 123 माइनस 135 12, बिल्कुल ठीक बताया। एल्ब्यूमिन के मुताबिक एल्ब्यूमिन 4 है तो 12 आ गया, ठीक है। तो हमें ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सवाल जो कुछ दिए गए हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपसे शेयर कर देते हैं पीडीएफ में, ये फिर आप ज़्यादा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एबीजीज।
डॉक्टर आफ्ताब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये डॉक्टर हनीफ, नहीं सर, सारी चीजें कवर हो गई हैं ऑलमोस्ट। कोशिश तो हमने की है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं से एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो आपके एबीजीज में जो बेस एक्सेस है ना, वो आपको तुम्हें बफर सिस्टम होते हैं आपके बॉडी में ना, हेमोग्लोबिन है, आपका बाइकार्ब है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन बाइकार्ब की होती है, ऑलमोस्ट 50%, 25% हेमोग्लोबिन की होती है और 25% अदर बफर्स की होती है। तो बेस एक्सेस अगर मोर देन +2 है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट को अंडरलाइंग जो बफर सिस्टम है इज इन एक्सेस। तो मतलब पेशेंट को मेटाबॉलिक अगर +2 से ज्यादा है तो इट डिनोट्स मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। बस जस्ट फॉर द एग्जाम में तो नहीं आता, मैंने कहा शायद कोई एग्जामिनर पूछ ले। अगर लेस देन -2 है तो मतलब बेस बफर जो सिस्टम है वो डिप्लीटेड है थोड़ा, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का जो है अंडरलाइंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसको। यही कोई कोई अगर एग्जामिनर एबीजीज पकड़ा देता है किसी को। जी, ठीक कह रहे हैं। तो बेस एक्सेस की थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए, मामूली सी नॉलेज होनी चाहिए। So I think so we have covered so many things. कुछ रह गया है तो हम आगे कवर कर लेंगे इसको टॉक्स में। So Dr. Aftab, thank you. Dr. Hanif, thank you for joining. थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम सर। Okay, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।